आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। प्लीज़ कंफर्म करें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। सो ऑलराइट, a new topic today, SI and CI, a painful one, right? CI is very painful for many students. So कोशिश करेंगे कि आपके लिए कम से कम अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे दिस टॉपिक विल नॉट बी डिफिकल्ट आज के बाद। और हाँ, खैर इससे सतर्क बहुत रहना है। एग्जाम में कई बार होता है कि सवाल को स्किप करना एक अच्छा आइडिया होता है कि फर्स्ट राउंड में सीआई के प्रश्न ना किए जाए। तो घबराने वाला टॉपिक नहीं है। दिस इज नॉट ए टॉपिक वेयर जहां पर आपको घबराने का है। घबराना नहीं है आपको। लेकिन हाँ, एक कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब हम इस सवाल को छोड़ सकते हैं या सेकंड राउंड में करें। बिकॉज कहते हैं ना, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। ये पता है आपको? नहीं? ठीक है। चूज योर बैटल्स। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बैटल्स हैं। तो कुछ बैटल्स ऐसे हैं जिनको नहीं लड़ना है। यस। तो अब सीआई के क्वेश्चन कई बार बहुत लंबे बन जाते हैं। नेचर ऑफ द क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है जो बहुत लेंदी हो। तो उस बैटल को आपको पहले राउंड में तो नहीं लड़ना है। ओके, सेकंड राउंड में लड़ लो। टाइम कंज्यूमिंग होगा, लगने को सवाल लग जाएगा, बट बहुत टाइम लेगा। तो पहले राउंड में इस बैटल को नहीं लड़ेंगे। तो चूज योर बैटल्स। और वो आती है अवेयरनेस से। आपको क्वेश्चन अवेयरनेस हो कम से कम, है ना। बहुत लोगों को क्वेश्चन अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये कितना टाइम लेगा लगाने में, मालूम ही नहीं है। सो वी हैव टू इंश्योर कि आपको वो क्वेश्चन अवेयरनेस आए कि भाई ये सवाल छोड़ देना है। ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे मूव करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से धैर्य के साथ पढ़ेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि परसेंटेज से किस तरह का रिलेशन है और क्यों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी प्रोबेबल केसेस होते हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले सीखने में, किसी भी चीज को सीखने के लिए भय पहले निकाल देना होता है अंदर से। आप भयभीत हो गए अगर किसी चीज को सीखोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। तो डर किस बात का है? अभी तो कोई एग्जाम नहीं है ना सर पे बैठा हुआ, नहीं ना। एग्जाम में तुम नहीं बैठे हो ना, तो अभी सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं अच्छे से कि टॉपिक क्या है। तो मैं बात करूंगा, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है ब्याज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। राइट, इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज से बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि दो तरह के ब्याज क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। तो एक तो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में जानते हैं साधारण ब्याज के नाम से। सॉरी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं आप लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ये बहुत ही साधारण है, मतलब ये इतना साधारण है कि सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ साधारण ब्याज। देन मैं आता हूँ दूसरे पे, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और बेसिकली व्यवहारिक दुनिया यही चक्रवृद्धि ब्याज की है। जो आप देखते हो ना, किसी ने लोन खरीद रखा है, तो लोन खरीद रखा है तो जिंदगी भर लोन भर रहा है। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट से होती है। इतना सिंपल अब लाइफ नहीं रह गई है। साधारण ब्याज पे चीजें बहुत कम मिलती हैं। खैर, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या सरकारी लोगों को कई बार साधारण ब्याज पे चीजें मिलती हैं। तो हम इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। बट अगर मैं मोटा मोटा इस चीज को परसेंटेज से रिलेट करूं, ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक नंबर है लेट से, और वो नंबर है मान लिया 120। और मैं कहता हूं 120 20% से बढ़ गया। तो आपने कहा 20% से 120 को हमने बढ़ाया, तो 120 20% से बढ़ेगा तो 24 बढ़ेगा, और 24 बढ़ के आपकी वैल्यू 144 होगी। इज इट करेक्ट कि वैल्यू बढ़ के 144 होगी? यस। अच्छा, जब मैं कहता हूं 120 20% बढ़ के 144 हुआ, तो क्या हम टाइम के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि कितनी देर में हुआ? नहीं, इंस्टैंटेनियस चेंज हम मानते हैं कि 20% बढ़ाया बढ़ गया। वी डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब लेटर से एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया कि ये जो 20% का बदलाव है, ये 20% का बदलाव एक समय पर भी निर्भर करेगा। तो ये टॉपिक हो गया इंटरेस्ट। तो आपका हो गया परसेंटेज इंक्रीज ओवर टाइम, समय के हिसाब से प्रतिशत बदलाव। कि हम जैसे आप कहेंगे कि भाई हमारे पास 120 रुपया है, वो 20% एक साल में बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कहोगे ये 24 रुपए का बदलाव एक साल में आया, इसको हम ब्याज बोल देते हैं। ओके, इसको हम ब्याज बोल देते हैं। आप हमको आशीर्वाद काहे नहीं देते हैं प्लीज? क्योंकि बेटा पढ़ने से सब कुछ होता है, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। अगर हम तुम्हें पूरी क्लास में बैठ के सिर्फ आशीर्वाद देते रहें,
उससे कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है जो कर्म है मेरा वो आपको सिखाना है, उसी से सब कुछ होना है। ठीक है, आइए पढ़िए। हाँ जी, तो ये समझ में आया। द ओनली चेंज दैट इज देयर, परसेंटेज चेंज हमने पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम उसमें समय का एक फैक्टर लगाएंगे। अब समय का फैक्टर आते ही आपको पता है समय बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे एग्जाम है तुम्हारा, अब तुमको हम सवाल देते हैं और हम कहें कि ये सवाल जो है, ये सवाल बैठ के जो है सॉल्व करो, टाइम लिमिट नहीं है, जिंदगी में मौज है कि नहीं है। लेट से आपको एग्जाम दिया जाए कि भाई ये मैथ्स का पेपर है, ले जाओ लगा के, महीने भर में कभी भी सबमिट कर जाना, मौज है जिंदगी में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि इसको 60 मिनट में करना है, सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दैट्स व्हाट चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज टॉपिक इज। परसेंटेज वाज, देयर वाज नो टाइम लिमिट। कोई टाइम के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, अब हमें समय के बारे में सोचना है। जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो देयर आर नए नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होने हैं, अब उसको हम समझते हैं। तो पहले हम आते हैं, परसेंटेज इंक्रीज ओवर टाइम इज, जो ब्याज का टॉपिक है ये पूरा यही टॉपिक है कि अब हमें एक समय का एक फैक्टर लेके आ जाना है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे और साथ साथ फिर हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को पहले समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा साधारण ब्याज है, इसमें अब कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, उस बेसिक टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे हमने सीपी और एसपी पढ़ा था ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ टर्म्स आएंगे। तो जैसे मैंने कहा, मान लिया लेट से कि एक वैल्यू मेरे पास ए है परसेंटेज में, और हम कहते हैं कि वो वैल्यू मेरी एक साल में 10% से बढ़ जाती है, ठीक। तो आप कहते हो वो वैल्यू क्या होगी, एक साल में बढ़ के बी हो जाएगी। यहाँ आप थोड़े टर्म्स आने वाले हैं, यहाँ टर्म्स आने वाले हैं कि एक वैल्यू मेरे पास है पी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, राइट, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। ओके, प्रिंसिपल एक एक वैल्यू है जिसको हम कई बार बोलते हैं एसम, ठीक है। तो ये आपका एक वैल्यू होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, मूलधन बोलते हैं। तो ये पैसा हो जाएगा आपका। लेटेस्ट से आपने कहा कि आपका एक साल में जो इंटरेस्ट है वो 10% का है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे ब्याज की दर, ब्याज दर बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर हो गया। और ये जो वैल्यू आपकी है जो चेंज होकर वैल्यू बनेगी ए, इसको हम बोलते हैं अमाउंट, कि ये वैल्यू एक साल बाद कितनी हो गई, अमाउंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रधन, ठीक। अब आपका होगा क्या कि ये जो अमाउंट ए है ये प्रिंसिपल होगा प्लस जो वैल्यू बढ़ेगी, जो वैल्यू बढ़ेगी उसको हम बोलते हैं एसआई। एसआई ये दरोगा वाला नहीं है, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। भाई जो वैल्यू चेंज हुई, वो चेंज क्या होता है, परसेंटेज में तो हम बोलते हैं इतने से बढ़ गया, यहां हम उसको नाम देंगे कि भाई ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। यही हमारा साधारण ब्याज है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब बहुत सिंपल है इसको समझना कि एस आई क्या होता है, जो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था उसको यहाँ कर लेते हैं। आप कहोगे कि मेरा एक प्रिंसिपल है लेट से, और ये प्रिंसिपल हम R% के रेट से डाल रहे हैं और टाइम पीरियड हमारा टी है, तो हमें अमाउंट ए मिलेगा। एक चीज बस आपको समझनी है सिंपल इंटरेस्ट में, कि अगर हम R% टी वर्षों के लिए डाल रहे हैं, R% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी हमारा टाइम पीरियड है, तो जब जब R% आप ब्याज निकालोगे हमेशा बेस पी ही लेते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, हमारा बेस बदलने वाला नहीं है। जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे हमेशा मेरा बेस क्या रहेगा, पी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल पर अगर आपने R% टी वर्षों के लिए लगाया है, तो हम इसको कंबाइन करके सीधे लिख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल RT% से बढ़ जाएगा और ए हो जाएगा। तो जो एसआई हुआ वो क्या हुआ, एसआई को हम बोलेंगे कि ये हमारा RT% है पी का, या फिर आप एसआई को ऐसे भी लिख सकते हो, RT% ऑफ पी को अल्टीमेटली जो बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था उससे रिलेट कर सकते हो, RT% इज RT/100। तो ये फॉर्मूला आपका क्या कन्वर्ट हो गया, PRT/100। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, PRT/100 वही है, RT% ऑफ पी है तो PRT/100 हो गया, राइट। अगर मैं अमाउंट लिखूं कि भाई अमाउंट क्या है ए, तो आप कहोगे प्रिंसिपल प्लस PRT/100, आप पी कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + RT/100। कुछ रटना नहीं है भाई, RT% से कोई वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बढ़ के यही हो जाएगी, नथिंग टू रिमेंबर, ठीक है, नथिंग टू रिमेंबर, कुछ याद नहीं करना है, जस्ट रिलेशन समझो परसेंटेज से क्या है, ठीक है। तो ये हमारे साधारण ब्याज की बेसिक डेफिनेशन हुई, ठीक है, कि भाई एक हमारा रेट होगा, रेट परसेंटेज पर एनम होगा आर यहाँ पर, और टी हमारा लेट से टाइम पीरियड है, टाइम इन ईयर्स। तो नेट इंटरेस्ट हमारा रेट और टाइम का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्याज की कैलकुलेशन है परसेंटेज, उसका बेस हमेशा क्या रहेगा, पी रहेगा। तो ये थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग में कुछ नंबर लिख के दूं तो आपको ऐसे दूंगा कि मान लिया मेरे पास 100 रुपए है, मैं बोलूंगा कि मेरा जो रेट है वो लेट से है 10% पर एनम, ओके, रेट 10% पर एनम है। और मैं बोलता हूं कि मान लिया मेरा ये टाइम पीरियड है, जिसको टाइम को मेंशन करूंगा मैं, 1 साल 2 साल व्हाटएवर। तो आपसे मैं कहूंगा कि ये मेरा मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट 10% पर एनम है। आपने कहा मैंने टाइम लिया 1 साल, टाइम लिया मैंने 1 साल, 1 ईयर। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा,
सिंपल इंटरेस्ट यहां लिख रहा हूं, अमाउंट यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। टाइम पीरियड 1 साल हो गया, एसआई निकालना है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे 1 साल का टाइम पीरियड है, रेट 10% है, ठीक, तो 10 इंटू 1 10% बनेगा। एसआई निकालना है तो मुझे इस 100 का 10% निकालना है, 100 का 10% 10 होगा, अमाउंट हमारा 110 हो जाएगा। फिर आएंगे, हम कहेंगे अभी भी प्रिंसिपल नहीं बदलेगा हमारा, ये हमारा 100 ही रहेगा। अब हम कहेंगे हमने टाइम पीरियड को 2 साल कर लिया होता तो 2 इंटू 10% क्या बनता बेटा, 20% बनता। 20% 100 का निकालते 20 रुपए बनता, टोटल वैल्यू कितनी होती, 120 होती। हमने कहा हमने टाइम पीरियड को मान लिया 3 साल लिया होता तो सिंपली आर इंटू टी कितना होता, 30% होता। 30% 100 का निकालते तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता, 30 रुपए होता, हमारी ये वैल्यू 130 हो जाती। डॉट 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 करते हैं, मान लेते हैं हम बात करते हैं 10 वर्षों की, तो आप कहते हैं 10 सालों में क्या होता, 10 इंटू 10% 100% होता। कोई भी चीज जब 100% होती है तो वो प्रिंसिपल के बराबर ही हो जाएगी भाई। एसआई अगर 100% प्रिंसिपल का है तो 100 के बराबर हो गया, तो हमारी वैल्यू 200 हो गई। यहाँ पर एक मजेदार बात है कि कोई भी चीज दोगुनी कब होती है, जब वो 100% से इंक्रीज कर जाए, राइट। इस पे सवाल बनते हैं। अब ये चीज आपको पता है परसेंटेज में कोई चीज दोगुनी कब होती है, मैंने बता रखा है 100% से बढ़ जाए। अब यहां 100% बढ़ाने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, कौन कौन, रेट और टाइम का प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं, रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है जब वो 100% होगा तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट 100% हो गया, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डबल हो गया, मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का दोगुना हो गया। अगर मैं आपसे बोल दूं लेट से कि मेरी जो वैल्यू है यहाँ पर वो लेट से 20 साल ले लिया हमने, तो 20 साल में 200% बढ़ेगा। 200% का मतलब क्या हो गया, एसआई जो है वो 200 हो गई, आपका अमाउंट 300 हो गया। क्या अमाउंट प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया, यस। यहां क्या अमाउंट प्रिंसिपल का 2 गुना हो गया, यस। अब इस पे कैसा सवाल बनता है, सवाल ऐसे बन जाता है, अगर लेट से अमाउंट हमारा प्रिंसिपल का 2 गुना है तो आप क्या बोलोगे, आर और टी का प्रोडक्ट 100 के बराबर है या नहीं है, यस। आर टी परसेंटेज जब 100% के बराबर होगा तो एसआई प्रिंसिपल के बराबर होगा, वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर मैं कहूं मेरा अमाउंट 3 गुना हो गया है तो आप कहोगे वैल्यू 200% से बढ़ गई है। बेसिक से पढ़ाओ मोहित, कब आए हो क्लास में मेरे, परसेंटेज पढ़ा तुमने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, what do you mean by basic, p into r into t by 100? There are thousands of teachers in the market who teach that, go to them. If you are here to learn something new, if you are here to actually get a good rank, तब यहां आओ। 10वीं वाली मैथ पढ़नी है तो 1000 टीचर है बेटा, जाके उनसे पढ़ो, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा वो लोग, किताब जैसे लगता है किताब ही उतार रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। समझना नहीं है, दिमाग पे तनिक जोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ परसेंटेज का रिवीजन दे रहा हूं, समझ लो। थोड़ा बुद्धि लगा के बैठोगे बस, थोड़ा सा, लेकिन वो भी कष्ट नहीं होना चाहिए, वो भी कष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में। जीवन में कष्ट ना हो बस। अगर जीवन में आपके कष्ट नहीं है ना बालक, ये जान लेना सही दिशा में जा नहीं रहे हो तुम, ध्यान रखना है चीज। गुड प्रोसेसेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर यू, ठीक है। आर इंटू टी की वैल्यू 200 होनी चाहिए, ओके। पता है मास्टर क्या करता है इन सवालों में, मैं बताता हूं तुमको। अभी तुम थोड़ा देर वेट कर लो, 5 मिनट, फिर चले जाना मेरी क्लास से। 5 मिनट रुको बस खाली, ओके। 5 मिनट रुको, भागना मत। फिर मैं कहूंगा कि देखो एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है, 2 गुना 100, 3 गुना 200, सिंपल है। 200% बढ़ा, 3 गुना हो गया। मैं अगर कहूं कि मेरा अमाउंट प्रिंसिपल का n गुना हो गया तो आप कहोगे r इंटू टी जो होना चाहिए वो n माइनस 1 इंटू 100 होना चाहिए, दैट सिंपल। क्योंकि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 200 है, 200% बढ़ रहा है। अगर यहाँ 2 है तो 100% बढ़ रहा है। अगर यहाँ n गुना हुआ, एक p ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे n माइनस 1 इंटू पी बढ़ाना है, n माइनस 1 इंटू 100 कर दो आर को। यही फॉर्मूला तुम्हारी किताब में लिखा रहता है। और जब मास्टर आके सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के निकल जाता है ना, तुम उससे एक सवाल नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होता ही नहीं है क्रिएट, और तुम खुश रहते हो उससे। तो यू आर हैप्पी विद द टीचर्स हु डू नॉट वांट यू टू थिंक, बिकॉज दैट्स अ गुड लाइफ फॉर देम आल्सो। अगर स्टूडेंट डम रहे, मास्टर के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा, तो मास्टर से क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, खुशी खुश ना, है ना। लेकिन जब मास्टर सोचने पे मजबूर करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। तो ऐसे बहुत मास्टर है, उनसे पढ़ो जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट पीपल हु कैन फॉलो मी, आई एम लुकिंग फॉर अर्जुना यार, मुझे से कमजोर दिल वाले लोग चाहिए ही नहीं, ठीक है। मुझे भीड़ पढ़ाना ही नहीं है। मैंने अपनी जब लाइफ में पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने 2 चीजें सोची, या तो मैं पॉपुलर टीचर बनूं, और या मैं वो टीचर बनूं जिनको वाकई में इंटरेस्ट है सीखने में, वो मेरे पास आए। तो आई एम वेरी हैप्पी टीचिंग माय अर्जुनास। मुझे भीड़ वाले लोगों को नहीं पढ़ाना है, मुझे भीड़ वाला अध्यापक बनना ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, ओके। मैं चाहता हूं मुझसे लोग दूर भागे, मैं चाहता हूं मेरे पास लोग आए, घबराएं और निकल जाएं। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए मेरे पास जगह नहीं है ठीक है, हाँ जी। सो t इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r, ठीक है। अब इस चीज को आप समझ गए हो कि ये हो कैसे रहा है। अब क्या करना है आपको, अब आप n और t में खेलो,
सवाल ने बोला 2.5 गुना हो गया तो इनको 2.5 रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन आपका ये हो गया कि इफ अमाउंट इज 5/2 ऑफ प्रिंसिपल and the rate of interest is let's say 15% पर एनम, मुझे निकालना है टाइम कितना होगा। आपको पता है कोई चीज अगर 2.5 गुना होती है तो 150% से बढ़ती है, अदरवाइज वो 2.5 गुना हो ही नहीं सकती है, 150% बढ़ेगी। आपको पता है R इंटू टी मेरा 150 होना चाहिए, आपको पता है यहाँ आपकी टी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। पता है फायदा क्या होता है इसका, जो मैं ये काम करता हूं, जो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, आप फॉर्मूले से भी तेज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। 2.5 गुना मतलब 150% का इंक्रीज, परसेंटेज से रिलेशन बिल्ड हो गया। ये 15 ऑलरेडी है, मुझे 10 चाहिए, सवाल पढ़ते खत्म होगा, वैल्यू लिख पाओगे। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n-1 इंटू 100, कोई भी ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करा वो स्लो होगा आपसे। r इज इक्वल टू टी बनेगा यहाँ पर, तो n की वैल्यू आपने 2.5 रखी, तो 2.5 माइनस 1 करोगे, 1.5 इंटू 100 150 करोगे, फिर r रखोगे। आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो प्योर फॉर्मूला पढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है 0। अब 0 अंडरस्टैंडिंग अगर उसकी है तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पर t बराबर 10 जल्दी निकाल दिया। ठीक है, तो ये काफी क्रूशियल फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल होगा आप जब एसआई करोगे तो एसआई में इसका बहुत बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। तो ऐसा करते हैं, अभी इस पे थियरी पे फिर से वापस आएंगे। अब थोड़ा एसआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आने लगे कि हाँ ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्योर परसेंटेज, और उसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्योंकि सक्सेसिव नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव होगा तो वहां थोड़ा कहानी बदलती है, उस पर आते हैं थोड़ी देर में। थियरी एंड नहीं हुई है, हम पहले कुछ सवाल करने जा रहे हैं कि आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाए। अभी सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, वो बाद में आएंगे, पहले आप सवाल तो करो कुछ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट A% के रेट पर A सालों के लिए A रुपए पर कितना होगा। ठीक, अब देखो सवाल देखो, A रुपया है, A% का इंटरेस्ट है और A साल है, तो इफेक्टिवली आप बोलोगे कि रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ये हमारा इंटरेस्ट बनता है, ऐसा होगा वैल्यू। क्लियर, तो A% A ईयर विल बी नेट A²%, क्योंकि रेट इंटू टाइम होता है और रेट इंटू टाइम इज A इंटू A यहां पर। अब मुझे क्या निकालना है, यही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा यहां पर, A% ऑफ A² ऑफ A, जो कि आपका बनेगा A³ अपॉन 100। कितने लोग कह रहे हैं 100 अपॉन नहीं बनेगा, मुझे तो A³ अपॉन 100 दिख रहा है। ओके क्लियर भाई, A% फॉर A ईयर्स, यही होगा ना जी? नहीं, ये केस नहीं है, ये केस ही नहीं है, समाज सवाल फिर से पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ए दिया है, सम पूछा गया है, तो दिस इज नॉट द केस। ठीक है, दिस इज नॉट द केस। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मुझसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो इसको हटा दो, रिमूव दिस। ये चीज आपने बिल्कुल सही लिखी है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, सम यानी प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, इसको आप पी करिए, प्रिंसिपल पी। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी ए के बराबर है, और जैसे आपने कहा ए के बराबर है, मेरा एक ए इस ए से कट जाएगा, ए से कटेगा। अब पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, A% इज A/100 इंटू पी इज इक्वल टू 1, तो पी की वैल्यू हमारी हो गई 100 अपॉन A। प्रिंसिपल हमारा 100 अपॉन A हो गया, जो कि हमारा आंसर है बी। हम इस सवाल को एक तरीके से और भी सोच सकते हैं, अगर आप साथ दें तो हम सोच सकते हैं। जैसे लेट्स से हम बट उसमें एक परसेंटेज एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर आप एज्यूम करोगे तो फिर उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको थोड़ा इश्यूज आएंगे, मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे सारे आंसर अलग अलग हो। ठीक है, तो हम उस केस को भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ए को 5 मान लो, ए को 10 मानोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये और ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये भी 10, ये 100/10, तो यू कैन नॉट एज्यूम दैट, ए को 10 नहीं मान सकते। ठीक है, आप ए को 1 मान लो तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ये भी सेम हो गया, नहीं मान सकते। हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए जो डिफरेंशिएट हो, तो हम ए को 5 मान सकते हैं। अगर आपने ए को 5 माना तो ये वैल्यू बनेगी 500, अगर आपने ए को 5 माना तो ये वैल्यू बनेगी 20, आपने ए को 5 माना तो ये बनेगा 5, और ए को 5 माना तो ये वैल्यू बनेगी 4, सारे आंसर डिफरेंट हुए। ओके, अब मैंने कहा कि मैंने ए को 5 मान लिया है, आई हैव एज्यूम्ड ए टू बी 5, तो क्या ये वैल्यू 25% हो गई? यस। आप करो 25% 5 के बराबर है, ये बोल रहे हो आप कि मेरा 25% 5 के बराबर है, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ए है, ए को हमने 5 माना है, तो 25% अगर 5 के बराबर है तो मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा कि ये कितना होगा, आप कहोगे 20 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? yes. किसी भी चीज का 25% अगर 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, और ये किसका 25% होता है? प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल का 25% होता है। तो प्रिंसिपल का 25% अगर 5 है तो प्रिंसिपल कितना होगा? 20 होगा। 25% 1/4 होता है, 20 हो गया मेरा। देखो कौन सा आंसर 20 है, वो है बी, तो बी आंसर करेक्ट होगा। भाई अगर कोई चीज ए के टर्म्स में दिया हुआ है तो मैं ए को एज्यूम करके भी आंसर मैच करा सकता हूं,
जब मैं कह रहा हूं मेरा आंसर a बराबर 5 लेने पे 20 आएगा, तो ये तीनों आंसर तो नहीं हुए ना, और ये तीनों नहीं हुए तो बी करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, ये अप्रोच जब आपका मैथ खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अच्छे से लगाओगे, स्पेशली एल्जेब्रा के बाद, क्योंकि एल्जेब्रा में वैल्यू एज्यूम करना आप सीखोगे, तो वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे मानते हैं, वैल्यू कोई क्यों मान सकते हैं और क्यों नहीं मान सकते हैं। हमने कोई वैल्यू मानी और दो ऑप्शन सेम हो गए, जैसे आपने ए को 1 मान लिया, ये और ये ऑप्शन और ये तीनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ए बराबर 1 पे 100 100 100, कैसे पता करोगे कौन सा सही है? ओके, तो हम ऐसी वैल्यूज नहीं मान सकते हैं जिससे हमारा आंसर ही ना आए। समझ में आई बात की नहीं? यस। तो वी विल नॉट एज्यूम सच वैल्यूज। तो अभी आप फंडामेंटल अप्रोच पे ही फोकस करो, आपको कहीं भागने भटकने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखो, आप ये तरीका तो अब मैं नहीं लिखूंगा, आप चाहे कितना भी बुरा मान लो कि सर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, आप नहीं लिखूंगा मैं। हमने आपको परसेंटेज बहुत दिल से पढ़ाया है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वे कि ए बराबर, यहां पर आपने कहा कि प्रिंसिपल मुझे निकालना है, आर की वैल्यू ए है, टाइम पीरियड भी हमारा ए है, ये वैल्यू भी हमारी ए है, इससे हम लिखेंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 100/a, राइट? नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वे, नॉट एट ऑल। लेकिन ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत लिखो, आप भी आपको लिखना है आप लिखो, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आता है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सॉल्व करो। बट मैं आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज अप्रोच में ही लेके जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सब कुछ परसेंटेज से लिंक करना है, ये टॉपिक पूरा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि मेरा ये प्रिंसिपल है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट ए स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ a² % लिखा। तो आपके लिए अब एसआई क्या है? एसआई बेसिकली है रेट और टाइम का प्रोडक्ट परसेंटेज टर्म में, और अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो वह है RT% ऑफ P, जो कि इसी के बराबर है, P इंटू R इंटू T/100। लेकिन अगर मैं इसको बार बार ऐसे लिखता रहूंगा तो मैं परसेंटेज का यूज कर ही नहीं पाऊंगा। परसेंटेज का फ्लो तो ऐसा होता है जिसमें हम तीर बना के सॉल्व करते हैं, ऐसे लिखते रहेंगे फिर तो हम फंसे रह जाएंगे हर बार, तो हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कितने समय में 72 हमारा 87 हो जाएगा, और मुझे रेट क्या दिया है, इतना दिया है, परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे 72 को बनाना कितना है, 87, ठीक है? अब बहुत ध्यान से मेरी बात को आपको सुनना है। इंटरेस्ट कितना आया? आपने कहा 15 का इंटरेस्ट आया। मैं कहूंगा ये 15 का इंटरेस्ट 72 के बेस पे है कितना? आपने कहा 15/72। अब आपको पता है ये जो इंटरेस्ट है ये रेट और टाइम के प्रोडक्ट से आया है, ठीक है? तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं कहूंगा मैं 3 से काट सकता हूं, 3×5 = 15 और 3 × 24 72। क्या इंटरेस्ट मेरा 5/24 आ रहा है टोटल? और क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है? यस, ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे 1 साल का जो रेट है उसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1/12, ये 1/12 होता है। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, मुझे केवल रेट की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट के फ्रैक्शन को रेट के फ्रैक्शन से डिवाइड करूंगा, क्या मुझे टाइम मिल जाएगा? यस। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा ऐसा, 5/2 वर्ष। आंसर क्या आ गया? 2.5 साल भी। समझ में आया कि नहीं? मैंने बोला कि भाई RT% जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है R% इंटू टाइम, और इसकी वैल्यू अगर मैं R% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो मुझे ये टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, फ्रैक्शन में मिलेगा। तो मुझे जब सवाल जो दिया है वहां से मैं 15/72 इसको देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया कि 15/72 जो है ये SI की फ्रैक्शन वैल्यू है टोटल, जो कि मैं कह रहा हूं रेट की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/12 है क्वेश्चन से, क्योंकि 8 1/3% है। तो मुझे टाइम की वैल्यू आ गई ना, टाइम की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे सीधा निकल आएगी 2.5 साल। अब यही चीज आप P इंटू R इंटू T/100 में करोगे तो अननेसेसरी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? उसमें जाना ही नहीं, आपको इसको पूरा परसेंटेज से रिलेट करना है। धीरे धीरे करके आपकी थिंकिंग बदलेगी और आप भी ऐसा सोचने लगोगे। है बहुत सिंपल सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, 15 कैसे आया? प्रगति जी 72 रुपए 87 रुपए हो गए, ये 15 रुपए चेंज है, परसेंटेज चेंज है। आप इसको SI कह सकते हो, ये सिंपल इंटरेस्ट है मेरा। तो अगर ये 15 है तो मैं कह रहा हूं ये फ्रैक्शनल चेंज कितना है टोटल? 15/72 का चेंज हुआ है। ये SI ओवर प्रिंसिपल है, इसको हम बोलेंगे कि टोटल जो चेंज है उसका फ्रैक्शन वैल्यू है, या हम कह लें कि SI का फ्रैक्शन है, या हम 100 से गुणा करके परसेंटेज में कन्वर्ट करें, जो कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप परसेंटेज समझते हो तो आप उससे रिलेट करिए इसको, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। क्वेश्चन 3, कितने सालों में एक सर्टेन सम ऑफ मनी 6 गुना हो जाएगा SI का, नॉट अमाउंट का, प्रिंसिपल का, SI का 6 गुना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 5% दिया है। अब देखो जिनको भी फॉर्मूला वगैरह जाता है वो ढेर हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है अलग है। जो फॉर्मूला है वो है कि अमाउंट प्रिंसिपल का कितना गुना हो गया, यहाँ SI की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरा पैसा जो है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, अमाउंट्स का मतलब जो अमाउंट है वो 6 गुना हो गया SI का। मैं SI को 1 मान लूं, यस। मैं अमाउंट को 6 मान लूं, यस। क्या मेरा प्रिंसिपल 5 हो जाएगा? आपको होगा यस। क्या टोटल इंटरेस्ट मेरा 20% दिख रहा है आपको? 1 का चेंज 5 के ऊपर, यस। आप करो कि हमारा चेंज 5% का 1 साल में है, तो क्या 4 साल लगेंगे? यस, आपका आंसर हो गया 1।
ये P इंटू R इंटू T बाई 100 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। कितना आसान सवाल है, बताओ। आप करो, एक चीज है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो बदलाव होता है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, वही जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आया। तो आप करो, एक सम है वो अमाउंट्स टू 6 गुना सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने सिंपल इंटरेस्ट को 6 मान लिया, इंटरेस्ट को हमेशा तीर के ऊपर लिखेंगे, बदलाव है, चेंज है। अमाउंट को 6 मान लिया, अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट घटाऊंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिलेगा, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये एसआई है। अब आप करो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 5 के ऊपर 1 का चेंज, 20% का चेंज है। एक साल में 5% का चेंज ही आ सकता है सिंपल इंटरेस्ट पे। आर इंटू टी 20 है, आर की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पैसे सोचो, एक साल में 5% का चेंज आ सकता है, चेंज 20% का है, तो डेफिनेटली मुझे 4 साल लगे, 4 years। दैट्स माय आंसर। क्लियर हुआ सभी को? ओके, हाउ यू कैन गेट 20% चेंज? यू कैन ओनली गेट 20% चेंज इफ यू हैव 4 years, बिकॉज एक साल में तो 5% का ही बदलाव होता है। 20% कैसे हुआ? ये प्रिंसिपल लिखा है आपके सामने मैडम, ये आपके सामने एसआई लिखा है। आप बताओ 1/5 का कितना परसेंट है, आप बताइए मुझे। 1/5 का कितना परसेंट है? 1/5 20% तो मैं 100 बार लिख चुका हूं अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में। एक का चेंज 5 के ऊपर 20% होता है, 20% का चेंज है। चौथा सवाल देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। P बराबर 5 SI 1 एंड 4 years। P 5 कैसे कैसे बताइए मदन, आप कैसे हुआ बताओ? 6 अमाउंट मैंने सब कुछ सामने लिख दिया यार, आपके सवाल ने बोला कि 6 गुना है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का, ये 1 है तो ये 6 है। अब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में एसआई जुड़ के अमाउंट मिलता है, प्रिंसिपल में एसआई जुड़ के अमाउंट मिलता है। जैसे परसेंटेज में नहीं होता है कि इनिशियल वैल्यू है, उसमें कुछ जुड़ता है, फिर नया वैल्यू मिलता है, यही है। तो कितना, एक एक किस में जुड़ के 6 देगा? 5 में जुड़ के देगा ना, तो ये प्रिंसिपल है तुम्हारा। आयुष्मान मैं 2 बार बता चुका हूं कि 4 साल कैसे आया, ठीक है? तो अब आप समझो, ये आपका काम है, राइट? क्लियर? 2-4 सवाल और देखो, समझ में आ जाएगा, बट अटके मत रहो, आगे बढ़ो थोड़ा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देयर आर मेनी क्वेश्चंस विल डू, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल फेचेस ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस मच, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। एनके जी आपको सुबह मैंने क्लास में कुछ समझाया था, ठीक है? चेतावनी भी दी थी, वो चेतावनी यहां भी चल रही है, ठीक है? हाँ जी, प्लीज क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करिए मुझे। नहीं बताएंगे कब तक अपलोड हो जाएगी, आई एम सॉरी। Do you know, if you go to a temple, then you cannot say sharara sharara, no, you have to respect the ambience of the temple and the people who are there, okay? I told you in the morning that when you are writing something, I read it. If I'm not reacting to it, that simply means I do not want to react, I am focused on teaching. But you are just throwing the stone at my head again and again in the comment, वो पत्थर मार रहे हो आप सर पे, ऐसे मैं चैट देख रहा हूं, आप पत्थर मारे जा रहे हो, ठीक है? तो इसको कहते हैं इरिटेट करना, बस, और कुछ नहीं। सुबह आपको मैं समझा चुका हूं कि मेरे पास ब्लॉक करने का यंत्र है, ठीक है? मजबूर मत करिए प्लीज, ठीक है? ओके, मत करिए मजबूर मुझे प्लीज। नए टॉपिक की शुरुआत है, थोड़ा पढ़ाने दो फ्लो में। क्लास के बीच में मैं पीडीएफ नहीं दे सकता हूं आपको, ये चीज तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इतनी छोटी सी बात। SICI चल रहा है, क्लास के अंत में 5 मिनट में, और मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। अलाउ मी टू टीच प्लीज। आपको अगर अटेंशन चाहिए, मुझे लग रहा है आप अटेंशन के लिए काम कर रहे हो, तो करना बंद कर दो, क्योंकि मैं ब्लॉक कर दूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है? चलो सवाल पे आ जाओ। और एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं इरिटेट हो गया आपसे, तो मैं कभी आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, और इससे बुरी कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, मैं क्लास में क्या करता हूं, कुछ लोगों को मैं उनका कमेंट पढ़ना ही छोड़ देता हूं, टोटली इग्नोर कर देता हूं। फिर आपका पूरा साल निकल जाएगा, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा कभी। करते रहो कमेंट, वो काम भी मत करो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बुरा लगेगा ठीक है? ज्यादा बुरा लगेगा आपको। इग्नोरेंस से बुरी कोई चीज नहीं होती है, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे, तो हमारा, और सच में मैं छोड़ देता हूं। मेरी सिंपल फिलॉसफी है, इग्नोर, प्योर इग्नोर, छोड़ दूंगा ऐसे ही, कमेंट नहीं पढ़ूंगा फिर आपका, आप जो चाहो कर लो, ठीक है? आप रहोगे और आप नहीं रहोगे मेरे लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तो डोंट डू दैट प्लीज। हाँ जी। The principal fetches a simple interest of rupees 2126.25, okay, at the rate of this much percent per annum in 10 years. What is the principal?
सब लोग वापस आ जाइए प्लीज। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2126.25 और रेट है हमारा 12.5% पर एनम, 10 साल की बात हो रही है। आपको पता है अगर 12.5% का इंटरेस्ट हो और 10 सालों की बात हो तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट कितना बनेगा, जिसको हम आरटी परसेंटेज बोल सकते हैं। आपको अगर 12.5% इंटू 10, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 125%। तो ये वैल्यू हमारी 125% है। किसका है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का। तो आप मुझसे अब कह रहे हो कि हमारा प्रिंसिपल का 125% 2126.25 के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 125% आखिर है किसके बराबर, तो आप कहोगे 1+1/4 के बराबर होता है फ्रैक्शन में, या फिर 125/100 आप सीधे बोल सकते हो कि 5/4 के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल का 5/4 ये हमारा 2126.25 के बराबर है। ठीक है, लाइक दैट। अब आप प्रिंसिपल यहां से निकाल सकते हो। आप इसको इवन ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा ये वैल्यू अगर 4 होगा तो ये वैल्यू हमारा 9 होगा, 5 का इंक्रीज होगा। आप बोल सकते हो 5 का इंक्रीज इसके बराबर है, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सारी चीजें आप कर सकते हो। तो 4/5 इंटू 2126.25 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको प्रोडक्ट निकालना है, इसका 4 गुना करना है और 4 गुना करके 5 से डिवाइड करना है। 4 गुना करोगे तो 25 से क्या बनेगा? 1, 21 से बनेगा 84 और 26 का 4 गुना कितना होता है? 104। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8505। एक यहां से भी आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 17×5 = 85, 1701 आपकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। दिस इज माई प्रिंसिपल 1701। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए। तो हमने सिंपली बोला कि प्रिंसिपल का 125% इसके बराबर है। 125% 5/4 के बराबर होता है। प्रिंसिपल 4/5 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप लिखो 4 है, क्योंकि परसेंटेज चेंज है। अगर कोई चीज 125% से बदलेगी तो 4 हमारा 9 बनेगा। जो बीच का बदलाव है 5 यूनिट, यही सिंपल इंटरेस्ट है, यही बदलाव है, यही ब्याज है, यही इंटरेस्ट है। 5 यूनिट अगर इसके बराबर है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 4 से गुणा कर दें, हमारा आंसर आ गया। तो बी आ जाएगा आपका 1701 और वही हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को होना नहीं चाहिए। बहुत सरलता से आप ये वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि प्रिंसिपल को 125% से बढ़ाना है तो मेरा ये आना चाहिए। ठीक, आप मुझे बताओ अगर मैं 1957 को 100% से बढ़ाऊंगा तो यही रहेगा। उसके ऊपर 25% बढ़ाऊंगा, ये वैल्यू 2000 के आसपास है, लगभग 500 बढ़ेगा। 1900 में तुम लगभग 500 जोड़ो, 2400 के आसपास आएगा, ये गलत। सेम प्रोसेस से ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप वैल्यू 1931 ले रहे हो और लेट से आप कह रहे हो कि अब इसका 25% और बढ़ा दो, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। 1900 को ही अगर आप देखो ध्यान से, 1931 को देखो और आप डिवाइड करो 4 से, 450 से ज्यादा 475 जो होता है उसका आप डबल करोगे तो आपको मिलेगा 950, 950 का डबल 1900। अब इसमें 475 अगर आपने जोड़ा तो 2300 2400 पहुंच गया। दैट्स नॉट द आंसर। यहाँ हुआ 1853, इसमें तुम 450 जोड़ दो, अगर इसको 1800 मान लो और 450 जोड़ दो, तब भी आप आगे निकल गए 2200 के ऊपर। ये भी नहीं होना है, आंसर बी होगा। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम ऑप्शन में भी थोड़ा खेल सकते हैं अगर आप चाहते हो। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। भले ही आप तरीका यही लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 को 1/8 लेके कोई फायदा नहीं है, फिर आप 10/8 लिखोगे। हाँ कर सकते हो, बट उससे कोई खास ऐसा एडवांटेज नहीं है, बिकॉज 125% को 5/4 सोचना बहुत आसान है। 125% इज 5/4 इज वेरी इजी। सो वो कोई ऐसा खास एडवांटेज नहीं कि आप 10/8 लिख के फिर उसको 5/4 लिखो, कोई खास फायदा नहीं है उसका। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल देखिए ध्यान से। जो डिफरेंस है बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी, ये 72 है। 4800 फॉर 4 years। फाइंड द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा सवाल। दो ए और बी में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है वो 72 है। प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल बेसिकली हमें सेम मानना है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, इसकी वजह से 72 रुपए का अंतर आ रहा है। बेस क्या है? सेम है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास 4800 रुपए है, इसमें हमें यहां इंटरेस्ट मिलेगा 4R1% का, यहां इंटरेस्ट में मिलेगा 4R2% का, और ये अंतर मुझे कितना दिया है? 72 रुपीज का दिया हुआ है। बेस अगर सेम होता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस होगा ये 4R1 माइनस R2% का हो जाएगा सीधे। किसका? 4800 का। और यही वैल्यू हमारी 72 के बराबर है। यस, बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको चाहूंगा कि आप सोचें। 72 4800 का कितना परसेंटेज को डायरेक्टली सोचिए, तो आप कहोगे 1% हमारा 48 होगा। थिंक अबाउट इट, 1% इज 48 और नॉट? यस। तो 72 कितना होगा?
आप कहोगे ये इसका 1.5 गुना है, तो ये 1.5% हुआ। आप कहना चाह रहे हो कि ये जो अंतर आपके सामने लिखा हुआ है 1.5 के बराबर है। तो अगर मैं सीधे अंतर खोज रहा हूं, लेट्स से R1 माइनस R2 की वैल्यू खोज रहा हूं, तो वो 1.5/4 हो गई। 1.5 का आधा 0.75 होता है और उसका आधा 0.375 होता है। आपका आंसर क्या आ गया? ए। 1% 48 कैसे? शालू जी परसेंटेज का बेस बताया हुआ है मैंने। कोई भी वैल्यू अगर आपके सामने दी है, 4800 यहाँ बेस है, तो ये खुद 100% कहलाता है। 100% इज इक्वल टू 4800, 1% इज इक्वल टू 48। तो मेरा जो बेस 4800 है, उसके बेस पर ये 72 रुपए क्या है? 1.5%। अब ये ओरली आप कर पाओगे। आप करो कि 4 इंटू R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है 1.5% के बराबर है, 1.5 के बराबर है। तो R1 माइनस R2 1.5/4 है, 0.375। अदरवाइज ये सवाल कैसे होगा? ठीक है, डू यू नो व्हाट? अब मुझे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी R1/100, सॉरी P इंटू R इंटू T बाई 100, ऐसे P इंटू R1 इंटू T1 4 है बाई 100 माइनस P इंटू R2 इंटू 4/100, और इस वैल्यू को मैं लिखूंगा 72 के बराबर। बहुत लोगों को इसमें बहुत मजा आता है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। ठीक है, ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर यहां से हम लिखेंगे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 72/4 इंटू 48, ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 24 दूना 48, 24 तियां 72, 3/8, 3/8 इज 0.375। यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। आर यू फास्ट हियर? आर यू फास्ट हियर? Why you are surrendering your percentage का ज्ञान just because this is the way you learned in class 10th? ठीक है, just see how much you are writing here, how much you are writing. Every zero take half second, realize it first. 2 0 लिख के 2 0 लिख के जो 4 0 ऐसे काटा है ना तुमने, यहाँ पर 2 सेकंड बर्बाद किया तुमने। 2 सेकंड तो 4 0 लिखने में बर्बाद किया, फिर इनको काटने में जो 2-4 डंडियां बनाई ना ऐसे, इसमें भी 2 सेकंड बर्बाद हुआ, 4 सेकंड इसमें बर्बाद हुआ। फिर ऐसे ही तुमने काम यहाँ किया, 4 सेकंड यहाँ बर्बाद किया तुमने, 8 सेकंड गया। एंड देन आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग हियर, इसमें 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा तुमने 30 सेकंड लगा दिया। यहाँ हाउ सिंपली यू आर डूइंग, यू आर सेइंग कि भाई मेरा अंडरस्टैंडिंग देखो बस क्या, सम सेम है दोनों के लिए, एक पे R1% है, एक पे R2% है। मैं कह रहा हूँ 72 रुपए का जो अंतर है वो प्रतिशत में कितना है? 4800 के बेस पे कितना है? 1.5% है। देन मैं कह रहा हूँ ये अंतर 4 साल का है, 1 साल का अंतर कितना होगा? 1.5/4, 0.375, खत्म। ओके, 0.375। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसमें तुम बिना लिखे लगा दो, बिना लिखे लगेगा नहीं, लिखना तो पड़ेगा। सेव योर टाइम। और जो परसेंटेज है उससे इसको लिंक करना शुरू करो। CISI को अलग से नहीं देखना है, CISI जस्ट परसेंटेज। ठीक है, दैट्स इट। नंबर 6 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इतना है, 4 साल 3 महीने में, रेट मुझे 18/3% दिया है, आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मुझे प्रिंसिपल निकाल लेना है। 4 साल 3 महीने की बात है। अब 4 साल 3 महीने को पहले तो आप ऐसे लिखना सीखो कि ये 4 1/4 है। 3 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 3/12, साल में कन्वर्ट करेंगे, 12 महीने से डिवाइड करेंगे, 1/4 साल आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 4 चौके 16, 17/4 साल। अब अगर मैं रेट और टाइम को कंप्यूट करूं तो मेरा रेट कितना है? 55/3% का है, और मेरा टाइम कितना है? ये 17/4 का है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दी हैं, बट परेशान नहीं होना है आपको। अब मैं कहूंगा मैं रेट और टाइम का प्रोडक्ट निकालूंगा परसेंटेज के टर्म्स में। अगर तो ये 55 है, यहाँ 3 है, यहाँ 17 है, और यहाँ मेरा 4 है, तो ये परसेंटेज वैल्यू बनेगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो वैल्यू दी है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ पर रेट को तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं रेट और टाइम का एक फ्रैक्शन लिखूं परसेंटेज के बजाय, तो ये बनेगा 55/300, ये फ्रैक्शन होगा, इंटू 17/4। तो आप कहोगे यहाँ 5 से काट सकता हूं, तो 11 बनेगा, और ये 60 बनेगा। तो वैल्यू आपकी हुई 240, और यहाँ हुआ 187। क्लियर है? 187/240 आया, ये रेट और टाइम का फ्रैक्शन आया। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने प्रिंसिपल को 240 मान लूं, तो मेरा जो SI होगा वो 187/240 होगा, यानी 187 हो जाएगा। ये मतलब होगा सिंपल। अब आप कहोगे मेरा 187 यूनिट किसके बराबर है? 11,220 के बराबर है, राइट? अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर मेरे 240 यूनिट की वैल्यू आएगी। ज्यादा हिंट नहीं मिल रही है, बट एक चीज देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। 7 से काटते समय 2 सिर्फ एक केस में बनता है जब हम 6 गुना जाए।
और 18 छक्के 108 बनता है। तो सेंस बना रहा है 6 गुना जाने का, क्योंकि 7 छंग 42 बनेगा, 4 कैरी आएगा और 18 छक्के 108 आएगा, 4 जोड़ दोगे 112 आ जाएगा। तो ये पूरा 6 बार जाने से कट जाएगा, 60 आ गया। एक यूनिट अगर 60 आ गया तो मेरा प्रिंसिपल 240 यूनिट है। 240 यूनिट की वैल्यू 240 इंटू 60 आएगी, और 24 इंटू 6 144 होता है। 14400 आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज के टर्म में लिखने से उत्तर नहीं आता। देखो 55/3 लिखते हैं आप, इंटू 17/4 लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, यही छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई मत करना बस। और इस वैल्यू को आप लिखते हैं यहाँ कि 11,200 के बराबर है, 11,2200 के बराबर है, मान लिया ऐसा लिखते हैं। तो इतना परसेंटेज किसका? प्रिंसिपल का। तो 100% निकालूंगा तो प्रिंसिपल निकलेगा। आप कहते 11 × 5 = 55 है, और मैं 11 से यहाँ काटने जाता, 11 का नाम 11, फिर 11 दूना 22 बनता, 2 0 आता। फिर आप कहते ये काटते 17 से 17 छक्के 102 आता, ये वैल्यू आती 600। फिर आप 5 से काटते वैल्यू आ जाती है 120। तो 1/12% आपका वैल्यू आ गया है 120। अब यहीं से आंसर आ गया। 12 × 12 144 बनेगा। बस जीरो की टेंशन हम लेते नहीं है, हमें डिजिट मैच कराना होता है। तो 12 बरहिम 144, 1% की वैल्यू बेसिकली 1440 आ रही है। शायद एक जीरो एक्स्ट्रा कहीं पड़ा हुआ है किसी कारण से। ठीक है, आई थिंक ये वैल्यू एक ही जीरो वाली थी, 2 जीरो था ही नहीं, इसलिए मैं 1 जीरो एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल आंसर में घुसना चाहते हैं तो ये 12 बनेगा, और फिर ये वैल्यू आपकी 12 आएगी, एंड देन आप कहोगे 1% हमारा 144 होगा। और अगर आप कहते हैं कि 100% है तो ये वैल्यू 14400 आ जाएगी। इससे भी सवाल हो जाएगा। आप फ्रैक्शन ले लो, आप परसेंटेज ले लो, दोनों से आपका उत्तर आ रहा है, बट ये P × R × T लिखना छोड़ दो। ठीक है, वो अच्छा लगेगा अभी आपको, क्योंकि आप यूज टू हो उस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर P × R × T वाला मेथड लगाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप कहोगे कि देखो P × R × T/100 करना है मुझे, P निकालना है, ये वैल्यू मुझे 11,220 दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम पीरियड 17/4 के बराबर है, रेट मेरे को 55/3% मिल रहा है, ऐसे लिख दिया। P निकालना है मुझे, तो ये वैल्यू 11,220 इंटू 100 बटे 55/3 इंटू 17/4 करना है। ठीक है, 55 से इस तरह से काट सकते हैं, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बड़ी आदत बेटा छोड़नी पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं? यू हैव टू लीव दिस हैबिट, क्योंकि कहीं कहीं एडवांटेज जहां है वो एडवांटेज तो तुम बाद में भी उठा सकते हो। फॉर्मूला भूल तो जाओगे नहीं कि P × R × T/100 भूल रहे हो, वो तो RT% ऑफ P है ही है। तो अगर कहीं यूटिलिटी होगी तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इसको यूज ही मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो आप नहीं भूलोगे, लेकिन नई चीज की आदत डालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ABC हमारे 3 सम्स ऑफ मनी है, जिसमें B हमारा सिंपल इंटरेस्ट है A पर, C हमारा सिंपल इंटरेस्ट है B पर, फॉर सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ ABC आर रिलेटेड? ABC कैसे रिलेटेड है, इसको हमें समझना है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। A पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट B के बराबर है, और देखिए यहां पर ध्यान से, A, शालू जी बताइए कोई बर्निंग क्वेश्चन है क्या? मतलब ऐसा जो आपने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। मैंने कहा ना, जो आप लिखते हो मैं सारी चीजें पढ़ता हूं, बट हर चीज पे मेरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा, जी हाँ, मेरी बेटी है, वो शायद बाहर शोर मचा रही होगी, उसकी आवाज आपको आई होगी, मुझे भी आई, बट कांट बी इग्नोर इट। यस, आपने लिखा, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया कि मैंने क्यों नहीं इस पर रिएक्ट किया, गलत बात है। वी कैन नॉट बी फोकस लाइक दिस ना। ठीक है, प्लीज साथ दीजिए थोड़ा सा मेरा। हाँ जी, चीजें मिस हो जाती हैं, अच्छी चीजें ऐसे निकल जाएंगी हाथ से। फिर ये हो गया A, ये B, यहां पर हो गया आपका C इज द सिंपल इंटरेस्ट, C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, यहां C पर सिंपल इंटरेस्ट B हो गया। अब देखो इस सवाल में सबसे बढ़िया चीज क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप लॉजिकल चलोगे तो सवाल आसान है, वरना आपके लिए लंबा सवाल है। ये कह रहा है कि B हमारा A पर सिंपल इंटरेस्ट है, C हमारा B पर सिंपल इंटरेस्ट है, और एक बात बोल रहा है कि दोनों जगह रेट और टाइम सेम है। क्या दोनों जगह रेट और टाइम सेम है तो ये RT% इक्वल होंगे दोनों के लिए? यस। क्या दोनों के लिए रेट और टाइम का परसेंटेज बराबर होगा? यस, प्रोडक्ट, क्योंकि रेट और टाइम दोनों जगह बोल रहा है सेम है। अच्छा ये बताओ, अगर रेट और टाइम का परसेंटेज बराबर होगा तो क्या मैं रेट और टाइम के प्रोडक्ट का फ्रैक्शन लिखूंगा तो वो भी बराबर होगा? यस, बिकॉज रेट और टाइम सेम है, तो रेट और टाइम का परसेंटेज निकाल लो या रेट और टाइम के प्रोडक्ट का फ्रैक्शन निकाल लो, दोनों वैल्यू बराबर आएगी। अगर मैं यहां B/A लिख रहा हूं तो क्या यह B/A क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से अगर आप डिवाइड करोगे तो रेट और टाइम की फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहां मिलेगी, रेट और टाइम के प्रोडक्ट की फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, और यही यहां पर C/B भी देगा, क्योंकि आप यहां के टोटल सिंपल इंटरेस्ट को B से डिवाइड कर रहे हो।
ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, और ये वैल्यू अगर बराबर होगी तो बी स्क्वायर आपका क्या होगा, AC के बराबर होगा। दैट्स द आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिलेट करके पढ़िए। क्यों? क्योंकि वरना प्रॉब्लम क्या होगी, आप इस सवाल को ऐसे करोगे कि पहले केस का जो SI आप लिखोगे जो कि B के बराबर है, वो आप कहोगे कि मेरी वैल्यू आएगी प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू T/100। फिर आप कहोगे कि मेरी जो वैल्यू दूसरी सिंपल इंटरेस्ट है C, वो वैल्यू जो आएगी वो आएगी B इंटू आर इंटू T/100। काम वही कर रहे हो, लिख ज्यादा रहे हो, ज्यादा लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा। फिर आप कहोगे कि भैया यहाँ पर दोनों जगह RT/100 बराबर करना है, तो दोनों जगह से अगर आप RT/100 निकालोगे तो वही होगा कि B/A को आप C/B के बराबर करोगे, या आप कहोगे दोनों को डिवाइड कर लो, तो B स्क्वायर आपका AC के बराबर आएगा। लेकिन सिर्फ ये बात समझना, छोटी सी बात, कि रेट और टाइम के प्रोडक्ट से जो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी उसका एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट भी होगा। जब हम कहते हैं कि 25% ऑफ एनीथिंग, तो उसका मतलब ये भी होता है कि 1/4 ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने कहा मेरे पास यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इस वैल्यू को मैं 1/4 भी बोल सकता हूँ और इसको मैं 25% भी बोल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, यहां पर मेरे लिए फ्रैक्शन निकालना आसान है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अगर मैंने रेशियो लिखा तो ये क्या मिलेगा मुझे, रेट और टाइम के प्रोडक्ट की फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। और यही C/B यहां पर रेट और टाइम के प्रोडक्ट की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेट और टाइम दोनों में सेम है, तो B स्क्वायर हमारा AC के बराबर होगा। आंसर हो गया आपका भी। सबको समझ में आया? सही, यस? नहीं आया तो बोलो नो। ओके, तो द गेम, होल गेम इज ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शंस, नथिंग एल्स। नाम बदल गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? वही जो A की वैल्यू B हो जा रही है, वही जो CPSP हो जा रहा था, वही सिंपल इंटरेस्ट है। और क्या है? जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज इंक्रीज है, वही CPSP में प्रॉफिट परसेंटेज कहला रहा था, यहां वो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सम ऑफ मनी है, ए सम ऑन मनी नहीं होगा, सम ऑफ मनी होगा। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5,004 3 सालों में, एंड दिस मच इन दीज मेनी ईयर्स, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है। आपको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है मेरे पास कोई पैसा है और वो पैसा 3 सालों में 5,004 होता, 3 सालों में ये पैसा क्या हो जाता है, 5,004। तो मैं लिख रहा हूँ 3 सालों में वैल्यू 5,004 के बराबर हो जाती है। और 5.5 सालों में, 5.5 साल का मतलब 2.5 साल आप और दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2.5 साल बाद ये वैल्यू 6,174 हो जाती है। ठीक है, कह रहा रेट परसेंटेज नहीं बदला है और वो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक मजेदार बात बताता हूँ मैं। आप मुझे ये बताओ कि ये जो 2.5 साल का इंटरेस्ट है ये तो हम निकाल ही सकते हैं, कितना है, सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? आप कहोगे यहां से साफ साफ मुझे दिख रहा है ये 1170 की वैल्यू है। तो क्या मैं बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है 2.5 साल के लिए, मुझे 1170 दिए, मैं 1 साल की वैल्यू निकाल लूं, 1170 को अगर 2.5 से डिवाइड करो, सिंपल इंटरेस्ट लीनियर वे में काम करता है। 2.5 साल का इंटरेस्ट पता है, 2.5 से डिवाइड कर दो, 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको 2.5 से अगर डिवाइड करूं, मतलब 4 से, आपको पता है 2.5 का मतलब होता है 10/4। अगर आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में जाओगे तुरंत ही आपको पता है कि 2.5 का मतलब होता है 10/4। तो बेसिकली मुझे एक जीरो काट के 4 से गुणा कर देना है, तो ये वैल्यू आ गई 468। राइट, तो 468 अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, तो मैं कहूंगा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो 3 साल का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट लिखना है तो आप कहोगे वो 3 गुना होगा इसका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मुझे पता है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 46 का 3 गुना जो होता है वो 138 होता है, 1380 और 24 हो गया, 1404 हो गया। देखा मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 46 इंटू 3 138, 138, 1380 बना क्योंकि 460 से गुणा करोगे 1380 बनेगा, 8 3 24, 24 जुड़ जाएगा, 1380 में 24 जुड़ा, 1404 आ गया। अब मैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं जो इंटरेस्ट मिला है मुझे, तो कौन सी वैल्यू में 1404 जुड़ेगा तो मुझे 5,004 मिलेगा? बताओ किस वैल्यू में 1404 जुड़ेगा तो मुझे 5,000 मिलेगा? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है भाई, यहां पर आप लिखिए 3600। तो ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि हम शुरू में पहुंच गए, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब आप कहोगे कि मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, SI फॉर 1 ईयर कितना है? ये हमारा 1404 के बराबर है क्या? नहीं, 468 के बराबर है। SI 1 साल का 468 है और प्रिंसिपल 3600 है। मुझे यही निकालना है कि ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है। तो अगर आप रेट परसेंटेज की बात करोगे तो ये वैल्यू आएगी 468 अपॉन 3600 इंटू 100। एक तरह से हम ये लिखते नहीं, आपको पता है, हम यही कहते हैं कि हमारा जो बेस है उसका 1% 36 के बराबर है, तो अगर 468 से डिवाइड कर दें परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लो और जो भी आपका उत्तर है वो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि 36 एक बार जाएगा 36 मिलेगा, 108 बचेगा, 36 यहाँ 108 बनेगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 13%। समझ में आया पूरा फ्लो या समझ में नहीं आया? राइट, हमने पहले बोला कि मुझे 5,004 रुपए का एक अमाउंट दिया है, मुझे 6,174 का एक अमाउंट दिया है। इन दोनों अमाउंट्स का जो अंतर होगा वो क्या होगा? वो ब्याज ही होगा ना। तो ब्याज आपका 1170 है और ये किस पीरियड का ब्याज है? 2.5 वर्षों का ब्याज है। तो 2.5 वर्षों के ब्याज से हमने 1 साल का ब्याज निकाला, वो 468 है।
लेकिन पता है आपको, रेट तब तक नहीं निकल सकता जब तक प्रिंसिपल ना पता हो। ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल निकालने के लिए मुझे यहां से भी 3 साल वापस जाना है। तो मैंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जो कि 1404 आया, माइनस किया, मैंने प्रिंसिपल निकाला, फिर मैंने 1 साल के एसआई को देखा कि वो कितना परसेंट है प्रिंसिपल का, वही मेरा रेट है। तो ये वैल्यू 13% है। 13% इज माय आंसर। ठीक है, इट्स लाइक दिस कि भाई 3600 मेरा प्रिंसिपल है और 1 साल में ये वैल्यू 468 से बढ़ जाती है। तो ये चीज कितना परसेंटेज है? तो ये चीज 13% है। माय आंसर इज सिंपली दिस, 13% इज माय आंसर। ओके, अब बिना डिवाइड किए हुए भी 13 लगा सकते थे। कैसे? जब 6 नीचे है, 8 अंत में दो ही तरीके से आता है, 6 अट्ठे 48, 6 तिरिक 18। तो जब आप डिवाइड करोगे तो या तो आपको 3 आएगा या आपकी वैल्यू 8 आएगी अंत में। ठीक है, क्लियर? या तो वैल्यू अंत में 3 आएगी या अंत में 8 आएगी। 3 आएगी या 8 आएगी। 8 कहीं दिया नहीं है, 3 लगा दो। तो यूनिट डिजिट से भी ये सवाल हो सकता है इस तरीके से डिवीजन में। ओके, तो ये आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन के रूप में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब मैं डिवाइड करूंगा तो अंत में 3 या 8 आने की उम्मीद है, क्योंकि 8 वाला मौजूद ही नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं है, 3 वाला करेक्ट है। इस तरीके से, क्योंकि आंसर में कोई डेसिमल नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, फुल आंसर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक आदमी ने 56,250 रुपए बोरो किया है, खरीदा है, मतलब बोरो किया मतलब उधार लिया है 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, और कह रहा है वो अपना डेट क्लियर करता है, ये उधारी क्लियर कर देगा इतना अमाउंट पे करके। कह रहा है कितने साल में उसने अपना लोन दे दिया? बहुत सिंपल सवाल है। 56,250 रुपए, एक तरह से आप ऐसे समझो कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे क्या लगेगा? साधारण ब्याज लगेगा, और ये वैल्यू 66,375 हो जाएगी। जरा ये अंतर निकालिए सबसे पहले। तो आप कहोगे 56 से 66 जाने में सीधे में लगता है 10,000, और 10,000 के अलावा यहाँ पर 125 और है, तो एक तरह से 10,125 और लग रहा है। ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट रुपीस के टर्म्स में। अब हम बात करेंगे कि भाई ये चीज परसेंटेज के टर्म में कितना है, हाउ मच दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप तुरंत बोल बैठोगे कि 20% से कम है। 20% नहीं है, 56 दूना 112 होता है, 20 नहीं है, पर 20 के पास है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है 6 तिरिक 18 होगा? यस भाई, 2.5 तो 15 है, ये 15 भी नहीं है। 15% 56 का कितना होगा? 56 और 28 84 होता है। इट्स गोइंग टू बी 3 years। आई हैव सॉल्व्ड नथिंग। इसलिए मैं कह रहा हूं आप परसेंटेज से चीजों को सीखो। आप आंसर ऐसे लगाओगे, मैं इसका रफ परसेंटेज सोच रहा हूं मेंटली, तो मैं कह रहा हूं 112 तो नहीं है, उससे कम है, 15 से ज्यादा है। तो ये 15% से ज्यादा है, 20 से कम है। आपको आर्ट ऑफ रिचुअल्स में बोला है मैंने, गेट 5% रेंज। यू कैन क्लियरली सी कि ये 15% से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो अगर ये वैल्यू 15 से बड़ी है और 20 से छोटी है, इस रेंज में है, देन 6 तिरिक 18% ही बन सकता है जो आंसर हो। 6 से 42 नहीं बन सकता। सिंपल इंटरेस्ट 6% से 2.5 साल में तो 15 ही बनेगा, 2 साल में तो 12 ही बनेगा। द ओनली पॉसिबल आंसर इज बी। आपने कुछ सॉल्व नहीं किया, लगा दिया। बट एनीवे, हम अभी एक्चुअल प्रोसेस में घुसेंगे, परेशान ना हो। तो आपने कहा यहाँ मुझे वैल्यू दी है 10,125, यहाँ वैल्यू मुझे दी है 56,250। अब निकालते हैं कि ये वैल्यू कितना फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में है। अंडरस्टैंडिंग दैट वे। आपको वैल्यू 25 से काट लेते हैं पहले। 25 से अगर हम इसको काटने जाएंगे, हम काटेंगे 125 से भी काट सकते हैं, 25 से ही काटते हैं। तो आपको 25 का 100 बना, 100 के बाद 1 उतरा, ये वैल्यू बनेगी 405। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या वैल्यू 405 बनेगी? अगर मैं 25 से काटूंगा, 25 का 100, 1 उतरा। 1 उतरने के बाद काम नहीं बना, हमने कहा 1 0 और उतार लेते हैं, 405। कितने लोग कह रहे हैं 405 होगा? ओके, 25 इंटू 400 10,000 होता है, तो 400 से थोड़ा बड़ा ही है ना। आप ऐसे सोचो, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने मल्टीप्लीकेशन के तरीके को बदलो। 25 इंटू 4 क्या होता है? 100 होता है। 25 इंटू 400 कितना होगा? 2 0 बढ़ेगा, 10,000 होगा। ठीक है, अब ये 10,000 से 125 ज्यादा है, तो ये 400 से 5 गुना ज्यादा होगा। सिंपल 405। 25 से इसको काट लेते हैं, 25 दूना 50, 6 उतरा, 2 उतरा, 25 दूना 50, 12 उतरा, 25 पंचे 125, ऐसा बन गया। लाइक दिस, विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट लाइक दिस। अब ये वैल्यू 45 से कटेगी, 45 का 9 गुना है और ये 45 का 5 गुना है, तो ये वैल्यू आई मेरी 9/50। 1/50 2% होता है, 9/50 कितना हो गया? 18% हो गया। अब आप करो, मेरे आर और टी का प्रोडक्ट 18% है, 18 है। आर मेरा 6, टी मेरा कितना होगा? आप कहोगे यहां से 3 साल होगा। ये पूरा प्रोसेस हुआ इसको निकालने का, कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है, इसका हमने रेशियो निकाला या फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 आई, जिसको हम परसेंटेज में 18% बोल सकते हैं। 1 साल का 6% मेरा इंटरेस्ट है, तो ये 3 साल में मुझे 18% मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका हो गया। दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग द क्वेश्चन।
बट ये हम पहले ही उत्तर लगा सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट इट कि ये वैल्यू 15 से 20 के बीच में, 20 से थोड़ा कम है, आंसर होगा बी। 10वां सवाल देखिए, एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमारे पास है जो 32/25 गुना हो जाएगी 7 सालों में, रेट परसेंटेज पर एनम बताना है। बहुत ध्यान से सवाल सुनना, ठीक। कोई चीज 25 है और ये 32/25 गुना हो जाएगी, यानी 32 हो गई, 25 से 32 हो गई। कितना चेंज आया? 7 का। अब अगर हम इसको मैप करते हैं इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये 7 सालों में हुआ है। तो मैं आपसे पूछूंगा 1 साल में कितना होगा? आप कहोगे 1 यूनिट। ट्रू और नॉट? यस। एसआई जो ये आया ना आपका 7, ये 7 सालों का एसआई है। तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का जो एसआई है वो कितना परसेंटेज है 25 का? आप कहोगे 4%। 1/25 क्या होता है? 4% होता है। तो रेट परसेंट पर एनम क्या हो गया मेरा? 1/25 फ्रैक्शन में हो गया, जिसको हम 4% बोलते हैं। आंसर हो गया 4। समझ में आया सभी को कि नहीं? हो गया सवाल। परसेंटेज में सवाल कैसे करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि देखो 25 है, 32 हो गया। आप कहते हैं 7 का बदलाव आया। आप कहते हैं 7/25 28% होगा। आप कहते हैं ये चीज 28% बढ़ गई परसेंटेज में। बस ये परसेंटेज का सवाल होता। कोई चीज अगर 32/25 गुना हो गई तो हम बोलते कि 28% बढ़ गई, बोलते। यहां क्या बदलाव आया? यहां बदलाव आया कि भाई 7 साल में 28% बढ़ी है। 1 साल में कितना बढ़ी है? 4%। 28/7 ये एसआई का रेट हो गया। बस यही है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट ओवर टाइम। परसेंटेज में बोलते हैं कि 28% बढ़ा, टाइम की बात नहीं करते, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। 7 साल में बढ़ा, 1 साल में 4% बढ़ा, खत्म है। वही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट परसेंट पर एनम हो गया। 1 साल में कितना रेट है, कितना आर परसेंट की वैल्यू है? दैट्स 4%। 11वां सवाल देखिए, 11th क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा परेशान हो गया। 13/8 गुना प्रिंसिपल होगा 12.5 वर्षों में, यानी मैं कह रहा हूं 8 से कोई चीज 13 हो जाएगी। बदलाव कितना आया? 5 का। ठीक, लेकिन अगर आप परसेंटेज से रिलेट करोगे तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। अब आप कहोगे 5 का चेंज 8 के ऊपर, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। हम कहेंगे ये 5/8 क्या होता है? ठीक है, 5/8 आप कहते हो 12.5% होता है, कहते हो 62% बोलते हो, आप 62% बोलते हो बेसिकली। अब आप कहोगे 8 से 13 62% का चेंज है। फिर आप सवाल में जाओगे, आपको कह रहे ये तो एसआई का चैप्टर है, तो ये 12.5 सालों में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, 12.5 सालों में अगर हुआ है तो 1 साल में कितना होगा? 5% होगा। 12.5 का 5 गुना होता है ये। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 5/8 टोटल है, 12.5% 1/8 होता है, कट जाता, 5 साल आ जाता, मतलब 5% आ जाता सीधा। रेट इज व्हाट? 5। रेट इज सिंपली 5। 5% इंटू 12.5 विल बी 62। दैट्स हाउ वी कैन थिंक कि 12.5 साल को अगर हम 1/8 लिख दें, ऑल्दो वो 1/8 नहीं है, वो 100/8 है, तो 5/100 ही तो 5% होगा, पर हम दशमलव का ख्याल रखते नहीं है। आप कहोगे 12.5 साल को आपने सर 1/8 कैसे लिखा? कैलकुलेशन में हम जीरो का ख्याल कब रखते हैं? तो हम बेसिकली ये 100/8 है, 8 कटेगा और 5/100 फ्रैक्शन में परसेंटेज में 5% हो जाता है। कहने का मतलब ये, अब 5% जब आपकी वैल्यू आ गई तो आप यहां आओगे। अब सवाल आपका है कि ये वैल्यू 17/9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? यानी मैं चाह रहा हूं कि मेरा 9 जो हो ये 17 हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा चेंज 8 का हो, राइट। अब यहां थोड़ा सा फंसने वाली चीज है। तो बेसिकली आप चाह रहे हो कि फ्रैक्शन में कोई चीज 8/9 बढ़े, और आपको पता है 1 साल में कितना बढ़ता है? आप बताओगे? 1/20 बढ़ता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, क्योंकि ये तो तुमने फ्रैक्शन में लिखा ना 8/9, तो 5% की वैल्यू 1/20 होगी। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है कि भाई कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहूंगा 1 साल में तो 1/20 बढ़ेगा, तो ये टाइम लगेगा। अब ये वैल्यू 8 दूनी 160 बनेगा, ये 160/9 हो गया। अब इसी की वैल्यू को हमें डिवाइड करके निकालना है। मैं अगर डिवाइड करूं तो 9 से काटूंगा तो 9 9 9 7 9 7 63 बनेगा, और ये वैल्यू यहाँ 7/9 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो, अगर आप चीजों को सही से समझते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ लोगों को दिक्कत कहां होती है मैं बता रहा हूँ, वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में उनका फ्लो ही अच्छा नहीं है, दिमागी काम नहीं करता। क्योंकि मैं कभी परसेंटेज यूज कर रहा हूं, कभी फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं। ये फ्लुएंसी बहुत जरूरी है कि आप परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेट इनटू टाइम का फ्रैक्शन, रेट इनटू टाइम का परसेंटेज, इनको बहुत अच्छे से सीमलेसली देख पाए, वरना आप उसी P इंटू आर इंटू टी बाई 100 में अटके रहोगे। और आप इस सवाल को उससे करके देखना, आप फंसे रह जाओगे, आपसे सवाल नहीं होने वाला, राइट, नहीं निकाल पाओगे। मतलब होगा बट बहुत टाइम लेगा। तो यहां मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको समझाता हूं, एक बार एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में। मैंने देखो सिंपल सा एक काम किया। मैं कह रहा हूं कि सवाल कह रहा है, पहले मैं टाइम भूल जाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे को एक वैल्यू है जो 13/8 गुना हो गई, तो मैं कह रहा हूं वैल्यू मेरी 8 से 13 हो गई। यही तो हुआ 13/8 गुना होना। यस, मैं कह रहा हूं 5 से बढ़ गई, तो वैल्यू 5/8 से बढ़ गई। 5/8 से बढ़ने का मतलब वैल्यू 62.5% बढ़ गई। अब 62.5% 12.5 सालों में बढ़ी,
तो एक साल में कितनी बढ़ी? 62.5 को मैं 12.5 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 5%। 5% विल बी माय आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं प्लीज। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर हो गया। 5% आया। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि भाई आप फ्रैक्शन के टर्म्स में भी सोच सकते थे कि भाई 5/8 मेरा टोटल फ्रैक्शनल इंक्रीज है, रेट और टाइम का फ्रैक्शन। ठीक, तो मैं कह रहा हूं अगर 5/8 का इंक्रीज है और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 12.5 साल है, मैं 12.5 से डिवाइड कर रहा हूं इसको। 12.5 को मैं कह रहा हूं मैं 100/8 लिख सकता हूं। भाई 12.5 की वैल्यू ही 100/8 होती है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन परस्पेक्टिव। इसको आप 100/8 लिखिए, 8 से 8 कटा तो फ्रैक्शन में वैल्यू 5/100 आ गई रेट की, क्योंकि मैंने टोटल चेंज को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, ये वैल्यू 5/100 इज नथिंग बट 5%। यहां से भी आप सोच सकते हैं कि ये वैल्यू 5% के बराबर है। अब एक साल में अगर 5% का रेट आ गया मेरा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज मेरी 9 से 17 हो रही है तो मेरा 8 का चेंज है। टोटल फ्रैक्शनल चेंज कितना आया रेट और टाइम के प्रोडक्ट का? 8/9 आया। 8/9 आया, रेट और टाइम का फ्रैक्शनल चेंज है ये। अब मैं कह रहा हूं 5% जो एक साल में बदलाव होता है वो 1/20 के बराबर है कि नहीं है? तो ये वैल्यू 1/20 मैंने लिखा कि ये टोटल चेंज है रेट और टाइम के प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल चेंज है। ये मेरा एक साल का फ्रैक्शनल चेंज है 160/9। तो देखो, जिनको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बेटा आता है और वो सिर्फ उसको परसेंटेज में यूज कर रहे हैं कि 25% 1/4 के बराबर होता है, वो उसकी पूरी एबिलिटी का यूज ही नहीं कर रहा है। आपको उस एबिलिटी का यूज यहां करना है। ठीक है, तो बढ़िया बनिए परसेंटेज में। जब आप परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में अच्छे बनेंगे तो उसका इस्तेमाल यहां करो, क्योंकि एसआई इज नथिंग बट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चेंज ओवर टाइम, दैट्स इट, यही ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज चेंज ओवर टाइम है। ठीक है, समय का बस एक रोल आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो सब कुछ यूज करेंगे जो हमें आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक सम ऑफ मनी है, वो 93/16 टाइम्स होगी 35 सालों में। x% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपको बताना है वैल्यू x की कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सवाल है, बट जो आप करके आए हो उसी से पूरी तरह से रिलेटेड है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे मेरे पास एक वैल्यू है, वो 16 है, शुरू में मान लेते हैं, ये प्रिंसिपल मेरा 16 है। 93/16 टाइम्स हो गई तो ये 93 हो गई, यहां पर मैंने लिख दिया। मैंने कहा मेरा चेंज कितना है, आपने कहा 77 का चेंज है। 77 का चेंज है, तो मैं कहूंगा कि ये 77/16 का चेंज है, रेट और टाइम के प्रोडक्ट का फ्रैक्शन ये है। ठीक है, फिर आप कहोगे रेट और टाइम की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू लिखना चाहूं, मुझे एक्स का मान निकालना है, तो आप कहोगे 35 साल है मेरे पास, तो यहां मैंने 35 साल लिख दिया, और ये एक्स है बाई 100 हो जाएगा। ये रेट और टाइम की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने इधर लिख दी, टाइम मुझे पता था तो ये वैल्यू लिख दी। अब मुझे एक्स का मान निकाल लेना यहां से, तो ये वैल्यू होगी 77 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 35, राइट? दैट्स हाउ वी कैन राइट। 35 दूना 70, 35 दूना 70, 100 से गुणा किया आपने, तो वैल्यू आ गई 220/16, जो कि आप 4 से काट सकते हैं तो बनेगा 55/4। 55/4, 55 का आधा 27.5 होता है, और 27.5 का आधा 13.75 होता है। ये आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन 13.75। क्लियर? 77/16 क्या है? फ्रैक्शनल चेंज है, समझ में आ रहा है सभी को? टोटल सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल क्या है? आर टी का फ्रैक्शन है, प्रोडक्ट का फ्रैक्शन है। मैंने यहाँ आर लिखा, यहां मैंने टी लिखा, यहां मैंने आर की परसेंटेज जो x% वैल्यू उसको x/100 लेके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बराबर कर दिया। यहां से मुझे x की वैल्यू सॉल्व होकर मिल गई 13.75। यही मेरा आंसर है। ठीक है, नो कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, 13वां सवाल देखिए, एक सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट पर, ये 70 गुना हो जाएगी 120 वर्षों में, तो ये 47 गुना कितने सालों में हो जाएगी? कोई चीज अगर 70 गुना 120 सालों में हो रही तो समझते हैं क्या हो रहा है। 70 गुना होने का मतलब यह है कि कोई चीज अगर एक है तो वो 69 से बढ़ जाती है, तो वो 70 हो जाएगा। आप ये बोल रहे हो कि भाई एसआई जो मेरा है 120 सालों का, 120 सालों का, वो 69 के बराबर है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कोई चीज 47 टाइम्स हो एक से, तो मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए? 46। अब मजेदार बात देखो क्या है, 69 इंटरेस्ट यहां है, 46 इंटरेस्ट यहां है। ये जो टाइम है 46 और 69 जो इंटरेस्ट मुझे चाहिए, ये 2:3 में है। तो यहां अगर टाइम मुझे लग रहा है 120 साल, तो यहां मुझे इंटरेस्ट में टाइम लगेगा 80 साल। जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए वो अगर 2:3 में है, तो टाइम पीरियड भी 2:3 में होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लीनियर फैशन में चलता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर 3 यूनिट इंटरेस्ट में मुझे 120 साल लगे, तो 2 यूनिट इंटरेस्ट में मुझे 80 साल लगेंगे। तो ये कहानी है 80 वर्षों की, 80 सालों में ऐसा होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते थे कि ये इंटरेस्ट जो है ये 2/3 हो गया इसका, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 3/2।
इंटरेस्ट जो है हमारा, यहां का इंटरेस्ट 3/2 है, राइट? तो टाइम 2/3, यहां 80 साल लगेगा। ऑलराइट, जो रिलेशनशिप आपके इंटरेस्ट में होगा वही टाइम में होगा। तो अगर ये वैल्यू 2/3 है तो टाइम भी 2/3 लगेगा। 69 कैसे लिखे? एक अगर मेरा प्रिंसिपल है और ये वैल्यू 70 हो गई फाइनल वैल्यू, तो 69 कहां से आया? यही तो चेंज है। और जो परसेंटेज में चेंज बोलते थे, इंक्रीज बोलते थे, वो यहां पर ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट है। कोई एक चीज एक है वो 70 बन गई, जो चेंज है वही तो इंटरेस्ट है, वो ब्याज से ही आएगा, और कहां से आएगा? क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल इटसेल्फ। जब भी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होगा तो एक दिमाग में खटकना चाहिए, 100% से बढ़ गया, आर और टी का प्रोडक्ट 100% हो गया। अब कह रहा है प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड सच दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। अब कह रहा है रेट और टी ये न्यूमेरिकली बराबर है। 100 जो है उसमें आर और टी दोनों न्यूमेरिकली बराबर होंगे, तो आर और टी 10-10 होंगे, और क्या? रेट परसेंट पर एनम क्या है? 10। खत्म हो गया। सवाल क्या कह रहा था? सवाल ये कह रहा था कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल के ही बराबर है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बराबर का इंक्रीज है, तो ये इंक्रीज 100% का है, पहली बात। अब आप करो आर टी का प्रोडक्ट 100 है, क्वेश्चन करें आर और टी मैग्नीट्यूड में बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो ये भी एक्स है, तो ये 100 है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10, यानी 10%, 10 साल का मामला है, तो आंसर हो गया 10%। अगला सवाल देखिए, तनु ने 1200 रुपए का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, टाइम पीरियड है वो न्यूमेरिकली हमारी बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अगर उसने 432 का पेमेंट किया लोन पीरियड के अंत में, तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सवाल है, वही न्यूमेरिकली इक्वल वाली कहानी बोल रहे हैं। तो भैया ये वैल्यू 1200 है और ये वैल्यू हमारी 432 है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि यहां ये परसेंटेज में वैल्यू कितनी है। एक परसेंटेज 12 के बराबर होगा, 1200 अगर है तो एक परसेंटेज 12 हो गया, 12 तिहाई 36, 7 बचा, 12 छंग 72, ये वैल्यू 36% के बराबर है, 36% के बराबर है। ओके क्लियर? अगर ये वैल्यू 36% के बराबर है तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि आर और टी का प्रोडक्ट 36 हुआ, फिर आप बोल रहे हो कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, एक्स और एक्स है, ये 36 हो गया, एक्स स्क्वायर आपका 36 हो गया, एक्स की वैल्यू 6 हो गई। ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कभी, आपको 36 है, न्यूमेरिकली इक्वल है, 6 तो एक्स 6 आ गया, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम पीरियड भी 6 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अमाउंट 132/105 गुना है सम का, रेट न्यूमेरिकली 5/7 गुना है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड बता दो, सब निकल जाएगा। सबसे पहले आप लिखिए यहां पर 105 हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं, ये वैल्यू हमारी 132 हो गई, ये हमारा अमाउंट कहलाएगी। आप कहोगे 27 का चेंज है, यस, तो मैं कह सकता हूं कि रेट और टाइम का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, रेट और टाइम की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हमारी 27/105 के बराबर है, परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस। हाउ डू वी राइट रेट और टाइम की फ्रैक्शन वैल्यू? आप कहोगे अगर फ्रैक्शन वैल्यू मुझे लिखनी है, लेट्स से यहां आप 100 से गुणा कर लो, तो ये आर इंटू टी की वैल्यू ये है, परसेंटेज के टर्म में ये वैल्यू है, तो मतलब आर और टी का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। फाइन। अब आप कह रहे हो कि जो टाइम है, रेट है, वो टाइम का 5/7 है, तो मैं रेट को लिखूं 5/7 ऑफ टाइम इंटू टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारी 27/105 इंटू 100 के बराबर होगी, राइट? 5 से अब सब काटना शुरू करो यार, 5 से कटेगा 20 बनेगा, 7 से कटेगा तो 7, 15, 7, 105 बनेगा, फिर 5 3 15 बनेगा, 5 चौके 20 बनेगा। तो ये जो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, ये 3 9 27 बनेगी, ये 36 आ रही है, टी की वैल्यू 6 आ गई। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, केसेस कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। वंस यू लर्न टू राइट 105, 27, 132, तो रेट और टाइम का जो वैल्यू है, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो 27/105 इंटू 100 आएगा। अब ये कह रहा है कि रेट हमारा टाइम का 5/7 है, तो मैंने लिख दिया 5/7 इंटू टाइम, बराबर कर दिया, टी की वैल्यू 6 साल हो गया, 6 साल हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक इंक्रीज है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में किया है 17 5/8% से 18 1/5% पर एनम। ईयरली इनकम 75 रुपए से बढ़ेगी। आपको बताना है कि हाउ मच मनी डिड रमेश इन्वेस्ट। अब सवाल समझना, अभी ये इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, ये बेसिकली क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कोई वैल्यू है सर्टेन, इस वैल्यू पर तुम्हें अगर 18 1/8% मिलने लगा, जो कि पहले तुम्हें मिल रहा था 17 5/8%, तो वो जो एक्स्ट्रा चेंज है वो 75 रुपए के बराबर है। तो आप कहोगे 17 5/8 यहां है, 18 1/8 यहां है, अगर आप ध्यान से देखें तो कितने का चेंज है, इन दोनों को माइनस करोगे
18 1/8 में 17 5/8 घटा लो, सीधा घटा लो पहले, क्योंकि बेस तो सेम ही है ना जो इनिशियल वैल्यू है। 18 में से 17 गया 1, बेसिकली 5/8 से ये 4/8 का चेंज है, 1/2% का चेंज है। ये चेंज 1/4 भी नहीं है, 4/8, 4/8 इज 1/2। तो ये जो चेंज है बेसिकली ये 0.5% का है, और 0.5% इस इनिशियल वैल्यू का मुझे दिया है 75। 1% कितना होगा 150, 100% कितना होगा 15,000। अब यही सवाल इसमें मैप कर देता हूं। सवाल कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो चेंज हो गया, 17 5/8% से लेकर 18 1/8% हो गया। तो देयर इज एक्स्ट्रा गेन, एंड दैट एक्स्ट्रा गेन इज हाउ मच, 0.5% गेन, राइट। 0.5% का एक्स्ट्रा गेन है मुझे प्रिंसिपल पर, वो 72 रुपए के बराबर है। प्रिंसिपल कितना होगा 75 रुपए के बराबर है, सॉल्व कर लो, 15,000 होगा, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपए होगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन इजीली सॉल्व। बिल्कुल, ये अंतर निकालने के लिए आप एक चीज और इस्तेमाल कर सकते थे, जैसा कि प्रवीण जी ने लिखा है, 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, लिख लो। 5/8 की वैल्यू 0.625 होती है, तो इसका अंतर आप सीधे देख सकते हो कि ये 0.5 है, यानी 0.5%, यानी 0.5%। ठीक, बिल्कुल देखा जा सकता है ऐसा। आगे बढ़े, 18वां सवाल देखिए। एक आदमी ने डिपॉजिट किया है 37,500 रुपए 2 बैंक अकाउंट में ईच, मतलब सेम पैसा दोनों जगह गया है, 37,500 ईच। अगर डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम 2 अकाउंट्स आफ्टर 5 years इज दिस मच, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट पढ़ के घबराना नहीं, ऐसे समझना आपको कि 37,500 रुपए इधर और इधर दो रेट से बदल रहा है। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि ये बदल रहा है A% से पर साल, तो 5A% का इंक्रीज होगा। यहां मान लेते हैं 5B% का इंक्रीज होगा, चेंज होगा। 5 लिखो ही, मतलब 5 लिखने से भी और दिमाग तुम्हारा गड़बड़ हो सकता है। मैं नेट लिख रहा हूं कि A% है और ये B% है। लेट्स, ये A% से बढ़ा, ये हमारा B% से बढ़ा 5 सालों में। तो अब ये कह रहा है कि इनसे जो चेंज यहां A% की वैल्यू होगी और जो यहां B% की वैल्यू होगी, इनका अंतर मुझे दिया है 1406.25। ओके, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। ये 1406.25 को क्या मैं परसेंटेज में निकाल सकता हूं इस बेस पर? यस, इफ आई राइट दिस इज 1% का वैल्यू, देन क्लियरली आपको दिख रहा है कि कुछ 4 गुना के आसपास, यानी 4% 8% के आसपास वैल्यू आने वाली है। अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, सॉल्व तो करेंगे, अभी सॉल्व किया नहीं मैंने। 4% से कम ही है, बट रफली बोल सकते हो 4% के आसपास की कहानी। बी 75 जो कि 3 होता है, लगा दो, क्योंकि बाकी सब बहुत दूर हैं। ये इसका 5 गुना करोगे 2.5 आएगा, इसका 5 गुना करोगे अगर तो ये 3.75 देगा आपको, क्लोजर टू 4, लेस देन 4। ये तो 2 तक पहुंच रहा है, 2.5 तक पहुंच रहा है खाली, ये तो बहुत कम है यार। 3 × 15 1.5 है, 1.5%। हाँ, तो ये तो होना ही नहीं है, ये अंतर है A-B, 5 साल का अंतर है, 5 से मुझे डिवाइड करना है इस वैल्यू। खैर, अब मैं एग्जैक्ट सॉल्व कराता हूं आपको। ये तो पता है कि आपकी ये वैल्यू 4% से कम आनी है। अब हमें दशमलव कहां लगाना है उसकी टेंशन है नहीं। जैसे ही मैं इस वैल्यू को देखूंगा, मेरे को पता है इसका लेना देना 3/8 से होता है, इसको 3/8 लिखो सबसे पहले, इसको जाके 3 से काट डालो। 3 चौके 12, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 8 ऊपर जाएगा तो 8 से गुणा हो जाएगा ये वैल्यू, लाइक दैट, मल्टीप्लाइड बाय 8। 75 का अगर आप 8 गुना कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू नो कि आपको ये वैल्यू 5 से डिवाइड भी करनी है। ठीक है, बिकॉज 5 साल का मामला है। दशमलव की फिक्र आपको नहीं करनी है। अब दशमलव चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 5 से डिवाइड करो इसको। 5 सालों का 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 45, 5 3 15, 5 7 35, 5 25 into 8। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू बाय 8। 8 पंचे 40, 8 7 56 और 4 60, 8 3 24 और 6 30, 8 9 72 और 3 75। नाउ यू नो व्हाट इज योर आंसर बी। क्योंकि मैंने दशमलव का ख्याल ही नहीं रखा, इसलिए दशमलव हिला हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वी नो व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, ठीक है। आइडियली मुझे इसको 375 को 3/8 नहीं लिखना था, मुझे इसको 3000/8 लिखना था। वो 3000/8 अगर आप लिख के लाते इसको, और वो 2 दशमलव रिटेन रखते, तो वैल्यू 0.75 ही आती। क्योंकि 3000 वाला 3 0 हटा दो और ये 2 दशमलव आप रिटेन कर लो, 0.75 आ जाती वैल्यू। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन में दशमलव का ख्याल क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी डिजिट्स तलाश रहे हो, और अगर मैं दशमलव और जीरो को मिस आउट करता हूं तो मैं अपनी डिजिट्स की एक्यूरेसी नहीं खोता हूं। मैं दशमलव कहां लगा है वो खो रहा हूं, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता।
मेरे एक आंसर में 5 लिखा हुआ है, एक में 75 लिखा है, एक में 25 लिखा है, एक में 30 लिखा है, मेरे को तो अपनी डिजिट्स चाहिए। हाउ डू आई केयर व्हाट इज वेयर विल बी दशमलव? 75 दिख रहा है, बी है। क्योंकि अगर आप ख्याल रख के कैलकुलेशन करते तो आप क्या करते, आप यहां पर इसको लिखते 3000/8 लिखते। ध्यान से देखो, 375 को आप 3000/8 लिखते, ये वैल्यू एज इट इज रहती 468.75 इंटू 8, आपकी वैल्यू एग्जैक्टली 0.75 आती। इसमें क्या झंडे गाड़ दिए तुमने? कुछ नहीं, सिर्फ तुमने 0 दशमलव का ख्याल रखा है, ज्यादा लिखा है, फर्जी टाइम वेस्ट किया, आया वही, मिला वही तुमको। ये तब करते जब एक आंसर में कहीं 7/5 7.5 भी लिखा होता, जब हमें दिख जाता कि नहीं नहीं कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ दशमलव का फर्क है, अंकों का फर्क नहीं है, तब मुझे ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना। 3/8 कैसे ला रहे हैं? अंकित, आपने मेरा क्लास कब ज्वाइन किया? व्हेन डिड यू ज्वाइन माय क्लास? परसेंटेज पढ़ा पूरा ठीक से मुझसे? ओके। एज फॉर एज किसी भी कैलकुलेशन की डिजिट्स कंसर्न है, आप 375 को 3/8 लिख लो, आपकी डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव पे फर्क पड़ेगा बस। क्योंकि 375 एक्चुअल में 3000/8 होता है। अगर मैं उसको 3/8 लिख रहा हूं, क्योंकि 37.5% 3/8 होता है, तो जहां मुझे 375 दिखेगा मैं उसको 3/8 लिख दूंगा। वॉट आई लूजिंग, आई एम जस्ट लूजिंग कि मेरा एग्जैक्ट डेसिमल कहां है, एग्जैक्ट कितने जीरो हैं, मैं इतना ही लूज कर रहा हूं कैलकुलेशन में, और कुछ लूज नहीं कर रहा हूं। आप 3000/8 लिख के चलो इसको, या आप इसको 3/8 लिख कर लिखो, आपके अंक वही आएंगे, दशमलव कहां होगा ये फर्क है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है भाई, हमें तो अपनी अंक खोजना है, डिजिट बस। तो ये बहुत कमाल की चीज है, ये आपको अपनी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में ये स्किल आपको बिल्ड करनी है, इससे आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी कैलकुलेशन। अब मैं इस सवाल पे आता हूं बेटा, कि ये सवाल जो है ना CISI SI में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने वही सवाल, कि भाई रेट हमारा 5 है, तो इसको मान लिया बोल देता हूं मैं R1, 5 साल में 5R1% है, यहाँ रेट R2 बोल देते हैं 5 साल में 5R2% है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे बेसिकली, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि भाई 5 साल का जो मामला है, अगर मैं 5 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5 इंटू R1 माइनस R2 आएगा, और परसेंटेज के टर्म में ये वैल्यू आपकी 3.75% आएगी। मतलब अगर आप इस वैल्यू को इस बेस पर परसेंटेज निकालने जाओगे तो ये 3.75% आएगा, और यहां से R1 माइनस R2 आपका सॉल्व होकर अगर आप निकालते हो तो वैल्यू 0.75 आ जाएगी। दैट्स इट, बाकी कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज का सवाल मान लो इसको, आप SI का सवाल मान लो। अब अगर आप इसको बहुत ट्रेडिशनली लिखोगे देन आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई डू नॉट वांट यू टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। देखने में अच्छा जरूर लगेगा आपको, P इंटू R1 इंटू टाइम पीरियड 5 दिया है अपॉन 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T अपॉन 100, ये दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हुआ, और ये जो डेटा यहां दिया है 1406.25 है वो लिखिए। देन आप 2 जीरो यहां से काट देंगे ऐसे, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1406.25 बटे 375 इंटू 5, दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहां जाओगे। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको आप 3/8 लिख सकते हो, बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। आप इसको काटोगे कैसे? 25 से, 25 से काटोगे तो ये बनेगा 25 इंटू 15, तो इसको 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 15 बचा, 156 हो गया, 25 का 150, 150 के बाद 6 बचा, 6 के बाद हमने लगाया दशमलव, ठीक है। यू नो जस्ट थिंग, the principles are different, then we have to use formula to solve. No, why will you use formula sir? फॉर्मूला क्यों यूज करोगे आप? ठीक है, वो भी तो परसेंटेज का ही केस बनेगा विद डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेस होंगे ना, राइट। और आप मेरे को बता दो, अगर प्रिंसिपल सेम नहीं हुए, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आपने प्रिंसिपल सेम कर रखे हैं, तो आपको R1 माइनस R2 की वैल्यू निकल रही है। आप बेस जरा अलग कर दो, ये बनेगा ऐसे, मे बी 2R1 माइनस R2, आपको R1 माइनस R2 मिलेगा ही नहीं, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा, आप अंतर नहीं निकाल पाओगे, आपको दूसरी इक्वेशन चाहिए होगी, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर। यहां एक ही इक्वेशन बन रही है, बट उसमें R1 माइनस R2 इसलिए निकल रहा है बिकॉज प्रिंसिपल सेम। अगर अलग अलग हो गए तो इक्वेशन में भी इस तरह की बनेगी, इसमें R1 माइनस R2 नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा आंसर। तो एनीवे यू कैलकुलेट दिस एंड गेट योर आंसर टू बी 0.75। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस मेथड, आई एम जस्ट सेइंग बिकम लिटिल बेटर, सेव योर टाइम, ठीक है। इवन इफ यू आर डूइंग दिस, एटलीस्ट 375 को आप 3/8 लिखना तो सीख लो, ठीक है, इतना तो सीख लो कि इसको 3/8 लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर और नॉट? इट विल बी मच इजियर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19। एक आदमी ने
एक तिहाई कैपिटल 7% पे इन्वेस्ट किया, 1/4 8% पे किया और बाकी 10% पे किया, उसकी एनुअल इनकम दी हुई है, कैपिटल बता दो। इनकम मीन्स व्हाट? इनकम इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इनकम मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया उसने, इंटरेस्ट कमाया, इन्वेस्टमेंट कमाया, इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न मिला उसको, वो इनकम है उसकी। तो ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस में करके आए हो, कि कुछ चीजों को 7% प्रॉफिट में बेचा, कुछ चीजों को 8% प्रॉफिट में बेचा, बाकी को 10% में बेचा, तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे हम यहां पर नेट इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, रिटर्न परसेंटेज निकाल सकते हैं, उससे वैल्यू आ जाएगी हमारी, कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ। देखो क्या है, एक तिहाई 7% पे है, एक चौथाई 8% पे है, बाकी हमारा 10% पे है। ऑलराइट, तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमारी 7/3% है, बट चूंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो थोड़ा सा कन्वीनियंस जो है ना आपको थोड़ा कम है यहां पर। ओके, ऑलराइट, कन्वीनियंस क्या थोड़ी सी कम है यहां पर, तो फ्रैक्शन आप चाहो तो यहां छोड़ भी सकते हो आप, बल्कि वेटेड एवरेज वाले मेथड में जाओ। आप टोटल मान लो 12 है हमारा, टोटल अगर 12 है तो एक तिहाई 4 यूनिट, एक चौथाई 3 यूनिट, बाकी 4 3 7 तो 5 यूनिट, ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? या तो आप औसत वाला तरीका निकाल लो, वेटेड एवरेज, या वेटेड एवरेज लगा लो, आसानी से वेटेड एवरेज लग जाएगा। 4 7 28 है यहाँ पर, तीनों 8 24 है, 5 धामा 50 है, 52 और 50 बना 102, 102/12% का रिटर्न है। इनिशियल कैपिटल को एक्स मान लो, 102/12% जो एक्स का है वो 2805 के बराबर है। मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए। ओके, क्लियर? लेट अस फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 2805 इंटू 12/102 इंटू परसेंटेज की जगह यहाँ 100 आ जाएगा। दैट्स द होल कैलकुलेशन। अभी नेचुरली 102 है तो 17 से कटेगा, 17 छक्का 102, 17 का नाम 17, 11 बचा, 17 छक्का 102, 17 बचे 85, ये 165 बन गया। 6 से काटोगे 6 दूनी 12 बन जाएगा, 165 दूना 330 होता है, 33,000 आपकी वैल्यू हो गई, ये ऑप्शन। ठीक है, बाकी कुछ सवाल में नहीं है। ये वेटेड एवरेज है बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला जो नहीं होता आपका एवरेज में, AWT इज इक्वल टू A1W1 प्लस A2W2 प्लस A3W3 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। ये किया मैंने। आप डिविजन से भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली कंबाइंड जो औसत रिटर्न है वही निकालना है मुझे, कि औसत रिटर्न कितना है, तो उससे भी कर सकते हो आप। यहां पर भी 6 से काट के सिंप्लीफाई हो सकता था, 6 दूनी 12, 6 17, 17/2 सीधे लिख लेते आप। इसको आप चाहते तो यहीं पर 17/2% लिख लेते, थोड़ा सरल पड़ता आपके लिए। ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2805, फिर ये 17 से आसानी से कट जाता है ना, वही 165 आ जाता और सीधे 2 से गुणा हो जाता, एक्स की वैल्यू 330 के आगे 2 0 आ जाता। दिस वुड हैव बीन इजियर कैलकुलेशन। इसको आप हटा लो यहाँ से। हाँ जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, 5400 रुपए को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में इस तरीके से कि एक को हमने 6% पे डाला, दूसरे को हमने 5% पे डाला। जो पूरा इंटरेस्ट है 3 वर्षों में मुझे दिया हुआ है, कितना 6% पे गया। अब ये सवाल क्या है बेसिकली, मिक्स ऑफ एलिगेशन और बाकी सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है कि भाई 3 सालों में हम कितना इंटरेस्ट देंगे। देखो अब 6% के रेट से 3 साल में इंटरेस्ट 18% हो जाएगा, राइट। 5% वाला कितना इंटरेस्ट देगा, 15% हो जाएगा टोटल, अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब हम 882 का या तो परसेंटेज निकाल लें टोटल कितना, जो कि कोई जरूरी नहीं कि सरलता से निकलेगा, डेसिमल में आ सकता है, दशमलव में आ सकता है। तो इन सब सवालों में क्या करना होता है मैं बताता हूं आपको। आप इस वैल्यू को पहले 3 से डिवाइड कर लो। अगर आप इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप हो गए 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 चौके 12, ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट हुआ कंबाइंड। फिर हम कहते हैं कि मान लेते हैं पूरी वैल्यू को हम 6% पे डाल दें, तो ये वैल्यू आएगी 6 × 54। अगर सब पे 6% का रिटर्न मिलता तो मुझे 6 × 54 मिलता। 54 को मुझे 6 से गुणा करना है तो कितना आएगा मुझे, 54 × 5 270 होता है, 270 में 54 जोड़ा 324 आ गया। 6 पंजे 30, 6 को 24 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ 6% वाले पे अगर सब कुछ होता तो मुझे 324 मिलता। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर और 5% पर आते हैं मामला लेके। तो 5% पे अगर सब कुछ होता तो मुझे 270 का इंटरेस्ट मिलता 1 साल में। बट आपको पता है कुछ 5% पे है, कुछ 6% पे, इसलिए टोटल इंटरेस्ट मुझे ये मिल रहा है। अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा, यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 24 और यहां पर वैल्यू आपकी आएगी 30। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 4:5 आपकी वैल्यू होगी। ठीक,
4:5 का मतलब 6% पे जो गया है वो 4 यूनिट है और 5% पे जो गया है वो 5 यूनिट है। तो टोटल हमारा 9 यूनिट हुआ और वैल्यू कितनी है? 5400 रुपए की है। 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 600 के बराबर हुई। अब आप बताओ मुझे कि 6% वाली वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 24। बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू योर डाउट्स। 20 सवाल हो गए, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। अब जो भी आपको आज के सवाल से, आज की क्लास से डाउट है पूछ लो, ताकि कल मुझे कम परेशान करो। ठीक है, तो बाकी जो बच्चों को सब समझ में आए वो जा सकते हैं, जिनको कुछ आज की क्लास से डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। ओके फाइन, ऑलराइट, सो लेट मी पिक अप। क्लास का डाउट दो यार, तुम लोग डाउट में कुछ भी लिखे रहते हो। आप टेस्ट कब से लेंगे? अब इतने टॉपिक हो गए हैं, टेस्ट की नीड है। अभी टेस्ट नहीं लूंगा मैं, ठीक है? अरिथमेटिक खत्म होने के बाद ही आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे कंप्लीट। ऑलराइट, I like your art of calculation. Recently, I improved, but how to increase it further? And I coincidentally I saw your free class. Should I watch them? आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लास अगर आपने देखी है तो उस पर जो भी बोला प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? बिकॉज वो एक ऐसी स्किल है जो, जैसे लेट्स से मैंने डिसऑनेस्ट सेलर समझाया तो आपको समझ में आ गया तुरंत। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में समझने का कुछ नहीं है, इंप्लीमेंटेशन है पूरा। तो जो चीजें आपने देखी हैं, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, वो भी रोज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अंडर रूट 2 इरेशनल है या नहीं, ये कंफ्यूजिंग है। रूट 2 इरेशनल है, बस मौज करो। बाकी नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको क्यों इरेशनल है। अगर आपको रेशनल की डेफिनेशन आती है ना सर, रेशनल नंबर्स होते हैं कि अगर p बाई क्यू में p और q दोनों इंटीजर्स हो और q हमारा 0 ना हो, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है? दैट नंबर इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। अब मुझे बताओ कि रूट 2 को अगर आप लिखोगे, रूट 2/1 लिखोगे? ये q है, इंटीजर है, ये इंटीजर है क्या? नहीं। तो p अगर एक नॉन इंटीजर हो गया तो ये नंबर रेशनल नहीं है, और अगर नंबर रेशनल नहीं है तो नंबर इरेशनल है। समझे बेटा? बस। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप क्या रिवीजन करूं या क्लास करूं? देखिए, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, कहां से किया मुझे नहीं पता। आप जब क्लास में आते हो तो आप ये देखो कि क्या आपको क्लास में कराएगी सारी चीजें पहले से आती, आप सारे क्वेश्चन कर पाते हो, आपकी स्पीड अच्छी खासी है, तो आपने जो किया है उसी को कंटिन्यू करो। अगर यहां से कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है आपको, सवालों में कुछ बेहतर हो रहे हो, तो वैल्यू एडिशन भी करते रहो साथ साथ। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा मेरी क्लास करने के लिए, नॉट एट ऑल। ओके, क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिपीट करें या प्रैक्टिस शीट लगाएं? ज्यादा आप बोले, प्रैक्टिस शीट तो आपको करनी ही करनी है, जब मर्जी आया करो। क्लास एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज करके ही प्रैक्टिस शीट लगाओ तो बेहतर है, ताकि क्लास की चीजें रिवाइज हो जाए, एंड देन यू गो एंड डू प्रैक्टिस शीट। ऐसे नहीं। इसको रिपीट करो, रिपीट नहीं करेंगे रिंकी? डाउट बताओ क्या है, क्योंकि ऐसे सवाल ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में भी किए हैं हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए हैं। सिंपल एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर 6% पे सारे हैं तो इतना मिलेगा, 5% पे सारे हैं तो इतना मिलेगा। लेकिन हमारा 882 इंटरेस्ट 3 साल का था, तो हमने 3 से डिवाइड करके लिखा कि 1 साल में इतना इंटरेस्ट है, फिर एलिगेशन लगा दिया। तो ये चीज आपको एलिगेशन में दोबारा सीखने को मिलेगी, परेशान ना हो इसके लिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये फिर से देखने को मिलेगा वैरायटी। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको एलिगेशन नहीं आता है, तो एलिगेशन अगर नहीं आता है पहले से तो आप वेट करो। ऑलराइट, इसमें वेटेड एवरेज कैसे लगाए? देखिए, कैसे का मतलब नहीं है अभिदेश जी, पहले बात समझो मेरी। एवरेज का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई चीज है, जैसे वेट है, या यहां पर परसेंटेज रिटर्न है फॉर एग्जांपल। अब मैं कह रहा हूं वो परसेंटेज रिटर्न ऐसे नहीं है प्लेन 10%, उसकी कहानी है। उसकी कहानी ऐसे है कि 1/4 पे मुझे 7% मिल रहा है, 1/3 पे मुझे 7% मिल रहा है, 1/4 पे मुझे 8% मिल रहा है, और बाकी पे मुझे 10% मिल रहा है। It is very similar to, I have three groups of things जिनके अलग अलग परसेंटेज रिटर्न है, और मुझे उनको कंबाइन करके एक परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है कि 2,805 रुपए का है। तो इनको कंबाइन ही तो करना है। अलग अलग रेशियो में चीजें मौजूद हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ये क्वांटिटी रेशियो है, और ये हमारा उसकी वैल्यूज है। तो आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा लो। मैंने कहा मैं टोटल 12 यूनिट मान ले रहा हूं, तो 1/3 4 यूनिट हुआ, 1/4 3 यूनिट हुआ, बाकी 5 यूनिट हुआ। यहाँ 7% मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो, A1 इंटू W1, 4 7 28, ये 28 है, ये 24 है, ये हमारा 50 है, बट ये वेट रेशियो कहलाता है। क्वांटिटी रेशियो इज वेट रेशियो, एवरेज में पढ़ाई होगा आपको, 4 3 7 5 12, W1 W2 W3।
जोड़ दिया तो ये वैल्यू आपकी हो गई। इतना परसेंटेज एवरेज रिटर्न है, प्रिंसिपल हमारा एक्स है, ये इसके बराबर है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। या तो आप इस सवाल को फिर ऐसे करो कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उस तरह से सवाल फिर कैसे होगा। आपको हमारी वैल्यू एक्स है, अब एक्स वैल्यू का 1/3 एक्स बटा 3 होगा, उस पर 7% का रिटर्न क्या होगा, 7% ऑफ दिस, फिर 8% ऑफ एक्स बाई 4, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 5x/12 बचेगा। अगर आप x/3 x/4 हटा दो तो 5x/12 बचा, उस पर आपको हो गया 10% मिल रहा है मुझे, ये वैल्यू 2805 के बराबर कर दो, यहां से भी आंसर आ जाएगा। बट ये वो है जिसको कुछ समझ में नहीं आया है, वो बिल्कुल बिल्कुल प्रिमिटिव मेथड कि भाई एक्स वैल्यू मान ली, एक्स बटा 3 पे 7% मिल रहा है, एक्स बटा 4 पे 8% मिल रहा है, 5x/12 पे 10% मिल रहा है, 2805 के बराबर। बट अगर आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एवरेज की है तो आप इसको ये समझेंगे कि हमें तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न निकाल लेना है, और वो एक्स का लगाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, विल बी लिटिल इजियर फॉर यू। जी हाँ जी, समझ में आया। आज की क्लास में बाकी किसी को डाउट नहीं है, पक्का? कोई डाउट अभी आज की क्लास से पूछना है पूछ लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कल ये मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी सवाल जो नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, पूछ लो। या मुझे डाउट सेक्शन में कोई डाउट दिखे तो क्वेश्चन के डाउट पूछो यार, ऐसे इधर उधर के सवाल ना पूछो, क्वेश्चन के डाउट्स, कुछ भी नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ जी, प्लीज चैप्टर वाइज क्लास एक्सरसाइज पीडीएफ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज डलवा दीजिए। देखिए आज है संडे, संडे को टीम होती है मेरी छुट्टी पे, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, टीम नहीं काम कर रही है, संडे पे उनका ऑफ होता है। तो ये अगर कोई एक्सरसाइज मिसिंग है या अपडेट सेक्शन में नहीं दिख रही है तो ये चीज मैंने उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी है, बट इसका अपडेट कल ही हो पाएगा क्योंकि आज रविवार है बेटा, ठीक है, तो रविवार को टीम छुट्टी पर रहती है, तो उनकी छुट्टी मैं नहीं खराब कर सकता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दीजिए टेलीग्राम पर। मैंने सिर्फ मैथ्स का आपका बैच परचेज किया है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि सिर्फ मेरे को नहीं मिलती पीडीएफ। ओके, विल गेट इट चेक्ड कि इंडिविजुअल कोर्स जिन्होंने परचेज किया है क्या उनको अपडेट सेक्शन का एक्सेस नहीं है, देखेंगे इसको, ठीक है। ओके, नोबडी इज आस्किंग सीआईएसआई डाउट्स, ये बात ध्यान रखना आप, जब मैं टाइम देता हूं तो आप डाउट्स नहीं पूछते हो। आज की क्लास से कोई डाउट नहीं पूछ रहा है कोई, अब कल कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा। जब सर मैं जॉब करता हूं जिस कारण मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता हूं और बाद में मैं ऑफलाइन क्लास देखता हूं, डाउट में पूछ पाते हैं। देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिस देखो कई बार ना चीजें एक बार देख के नहीं समझ में आएंगी, 2 बार देखना पड़ेगा। आपका जो डाउट होगा मन का वो कोई ना कोई और पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हो तो इट्स नॉट चैलेंजिंग, कोई ना कोई वो चीज पूछ ही लेगा, या फिर मैं आगे कोई दोबारा ऐसा सवाल करा दूंगा जिससे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप क्लास लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीओडीज करिए, बट रेगुलर करिए, सब समझ जाओगे, ठीक है, परेशान ना हो उसके लिए। रेशियो का क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस पीडीएफ, पार्टनरशिप का प्रैक्टिस पीडीएफ, परसेंटेज का क्लास पीडीएफ, मैंने बोला ना कि इसको मैंने बोल दिया टीम को चेक करने को, कल तक अपडेट हो जाएगा अगर नहीं है तो कोई भी चीज। ओके, मैथ्स में स्पीड कैसे इंक्रीज करूं, प्रैक्टिस करके होता है स्पीड इंक्रीज, प्रैक्टिस से आएगी, इतना हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट इंप्रूव करिए, देन आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आएगा। फिर ये तो एवरेज होगा ना, हाँ तो एवरेज में पंगा क्या है, एवरेज होगा क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। यार मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास कुछ पैसे थे और आपने पैसे को 3 तरीके से लगाए, तो जो ओवरऑल आपको रिटर्न मिलेगा वो एवरेज ही होगा ना, उसमें दिक्कत क्या है। आप एवरेज सबसे डर क्यों रहे हो इतना, ये तो नहीं डर रहे हो कि आईसीआई में एवरेज टॉपिक कहां से आ गया। भैया आपने 3 पैसे को 3 हिस्से को अलग अलग परसेंटेज पे लगाया, ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो एवरेज ही होगी, यस, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसा थोड़ा ना कि एवरेज सवाल मतलब एवरेज टॉपिक, एवरेज का एप्लीकेशन तो बाकी जगहों पर भी तो हो सकता है। ओके, निर्भय कह रहा है हमारा डाउट देख लो, मेरा को आपका कोई डाउट ही नहीं दिख रहा है यार, बस यही दिख रहा है, ये मेरा डाउट देख लीजिए, कहां से देखें, आपका कोई डाउट मुझे डाउट लिस्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अनुराग जी स्क्रीनशॉट लगाइए, स्क्रीनशॉट। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स के बारे में कई बार बता चुका हूं यार नेहा जी
कि 30% क्वेश्चन नोट करो अगर आप 2024 की तैयारी करो, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं कभी कोई चीज तो वो लिखना है आपको। कोई फॉर्मूला लिखवा है तो आपको लिखना ही है। इसमें देखिए क्या समझ में नहीं है आपको, इसका तो मैंने वो भी बता दिया यार आपको जो ट्रेडिशनल तरीका वो भी लिख दिया। मैंने क्या बोला कि अगर ए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है बी प्रिंसिपल पर और बी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है सी प्रिंसिपल पर, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ए बटा बी क्या होगा, ए बटा बी होगा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या बताता है, रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैंने 100 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, मैंने 100 से गुणा नहीं किया तो ये सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल बेसिकली रेट और टाइम के प्रोडक्ट की फ्रैक्शन वैल्यू है, कि रेट इनटू टाइम की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, वही एसआई और सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो होगा। और ये दोनों जगह सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हो रेट और टाइम दोनों जगह सेम है, सेम रेट और सेम टाइम के लिए है, तो दोनों ये प्रोडक्ट दोनों जगह अलग अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो बराबर है। आप अगर ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करो तो वहां देखो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो RT बाई 100 के बराबर है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि रेट और टाइम की फ्रैक्शन वैल्यू है RT बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जगह सेम होंगे क्योंकि दोनों RT बाई 100 के बराबर होंगे और रेट और टाइम सेम है। एंड इसलिए मैंने आपको बोला कि A बटा B हमारा B बटा C के बराबर होगा, B स्क्वायर हमारा AC के बराबर होगा। ऑलराइट, चलिए विदा लेते हैं आपसे, कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।